नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी निबंध के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर वर्तमान तक जो भी निबंध लेखन लिखे गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि यदि आप अनेक शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और निबंध पढ़ने जा रहे हैं, तो निबंध का कौन सा पार्ट आपको ठीक से तैयार करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो निबंध तैयार करने का सही तरीका क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करते हुए हम डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आधारित जो भी निबंध लेखन का इतिहास रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमने आप सभी को समझाने के लिए कुछ लाइनों को खींचा हुआ है और एक तरीके से ये खंभों के आधार पर हम बताना चाह रहे हैं कि किस कालखंड में निबंध लेखन अपने उच्चतम स्थिति में था, फिर धीरे-धीरे उसमें गिरावट आने लगी और धीरे-धीरे वो खत्म होने के कगार में है। निबंध आजकल आप देख रहे होंगे केवल जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं निबंध लेखन, उसी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा बच्चे लिया करते हैं। खास तौर से जो भी खास दिवस होते हैं, हिंदी दिवस मनाते समय जो भी साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, उसी में निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है और लेखकों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको उन लेखकों को खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने स्तंभ बनाया हुआ है, भारतेंदु युग में निबंध लेखन अपने चरम पर था। फिर धीरे-धीरे इसके लेखन में गिरावट आने लगी और द्विवेदी युग में आप देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम लिखा गया। छायावाद में जो भी छायावादी कवि थे, उन्होंने कविताओं के अलावा निबंध लिखने का प्रयास किया, ठीक है? तो इसमें भी थोड़ी-थोड़ी गिरावट आने लगी। स्वाधीनता आंदोलन के बाद देखेंगे कुछ ललित निबंधकारों को छोड़कर निबंध लेखन में बहुत खास काम नहीं हुआ और वर्तमान समय में जितनी स्पीड से आलोचना या फिर कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, उस स्पीड से आपको निबंध लेखन बहुत कम दिखाई पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें गिरावट आई है। ये पूरा आपको जो मैप है वो समझाने में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी करते समय भारतेंदु युग पर विशेष जोर देना है। इसके बाद द्विवेदी युग पर विशेष जोर देना है। छायावादी निबंध जो भी लिखे गए, इसी में आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तमाम उनके जो भी समकालीन है, इन्हीं दोनों कालखंडों के बीच में, ठीक है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम पढ़ते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में, तो इसके हिसाब से भी ध्यान में रखना है। फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे आगे चलकर कुछ निबंधकार रहे, निबंध के लेखन शैली में भी काफी बदलाव आया। इसमें भी व्यंग का पुट शामिल हो गया, हरिशंकर परसाई और तमाम लेखकों ने इसमें लिखा। खासतौर से आप विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय के निबंधों को पढ़े होंगे, जो कि ललित निबंध के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि भारतेंदु युग में किस तरीके के निबंध लिखे जा रहे थे, उनकी विषय वस्तु क्या थी। तो सबसे पहले आप जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, तो बच्चन सिंह लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके समय का निर्धारण करते हुए कि 1850 से लेकर 1885 मात्र 35 वर्ष तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन था। जब बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, नौकरी की खोज में रहे होंगे, तब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारा काम हिंदी साहित्य में कर लिया था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों निबंध, नाटक, इतिहास, आत्मकथा, उपन्यास, यात्रा वर्णन आदि में ढाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं ढाला शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आप मिलती-जुलती एक लोकोक्ति पढ़े होंगे या फिर पंक्ति पढ़े होंगे कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है और गद्य में जो भी विधाएं थी, निबंध हो, नाटक हो, इतिहास हो, आत्मकथा हो, उपन्यास हो, यात्रा वर्णन, सभी की शुरुआत भारतेंदु युग में हो जाती है और खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र इन विधाओं में कुछ काम करना चाहते हैं। ना लिखते हैं बच्चन सिंह, इसके पूर्व इन विधाओं का आविर्भाव नहीं हो पाया था। इस समय तक गद्य इस योग्य हो चुका था
कि वह जनता की चित्रवृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक स्तर पर रूपांतरित कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जनता की चित्रवृत्ति। आपको याद आ गया होगा कि आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे, वहां पर शुरुआत में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को परिभाषित करते हुए, साहित्य का इतिहास लेखन की परिभाषा देते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी उत्तरवर्ती इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उनसे प्रभावित है। इसीलिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था, ताकि आप समझेंगे। यहाँ पर बच्चन सिंह ने इस बात का संकेत किया कि आधुनिक काल में खासतौर से भारतीय युग में गद्य की शुरुआत होती है और उसके अंतर्गत कई विधाओं में लेखन कार्य चलते हैं, जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया। इसके पहले इन विधाओं का आविर्भाव नहीं हो पाया था। बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया गया था ब्रज भाषा गद्य साहित्य में। हालांकि गद्य लेखन की शुरुआत आप देखेंगे बहुत पहले नाथ साहित्य में दिखाई पड़ जाती है, लेकिन वो खड़ी बोली में नहीं है, बल्कि ब्रज भाषा में और तुतलाती हुई, लड़खड़ाती हुई गद्य भाषा है। इसको लेकर हमने प्रैक्टिस सेट भी कराया था, आगे भी हम कराएंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि जब भारतीय युग में गद्य लेखन शुरू हुआ, तो उसके समय में जनता की चित्रवृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नई थी। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बार बार शुक्ल जी का जिक्र होगा कि यह विलक्षण बात है कि गद्य की शुरुआत नाटक से हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका कथन है। बच्चन सिंह भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नई थी। चाहे वो ऊपर की जितनी भी विधाएं बताई गई, निबंध हो, इतिहास हो, आत्मकथा हो, उपन्यास हो, यात्रा वर्णन हो, चाहे कुछ भी। बच्चन सिंह लिखते हैं, हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। ये देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा है, तो बच्चन सिंह तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। आगे लिखते हैं, उपन्यास कहानी बंगला से प्रभावित थी। कविता नाटक की परंपरा काफी लंबी थी। आपको याद आ गया होगा कि कविता जो कि आदिकाल से लेकर रीति काल तक एक इसकी लंबी परंपरा रही। और नाटक की बात करें तो संस्कृत काव्य शास्त्र में नाटक को ध्यान में रखते हुए उस समय नाटक को भी काव्य के रूप में ही माना जाता था, जिसको कि हम दृश्य काव्य कह सकते हैं, श्रव्य काव्य कह सकते हैं। तो भरत मुनि इत्यादि ने बहुत पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी, तो इसलिए कविता और नाटक की जो परंपरा रही है वो काफी लंबी रही। लेकिन जो नई विधाएं जिसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, यात्रावृत्ति इत्यादि लिखे जा रहे थे, वो नई विधाओं में थे। और अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में जो भी उपन्यास लिखे गए, कहानी लिखी गई, सबके ऊपर बंगला साहित्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, शरद चंद्र चटर्जी हो, बहुत सारे जो भी बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार थे, उनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है। न सिर्फ आधुनिक काल में हिंदी गद्य पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, बल्कि आप कविताओं में भी देखते हैं, जिसमें राम की शक्ति पूजा नाम की जो कविता है, उसके ऊपर बांग्ला साहित्य का प्रभाव पड़ा। और किस रामायण का प्रभाव पड़ा है, जैसे ही मैंने संकेत किया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि जी बिल्कुल, कृतवास रामायण का। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जोड़कर आपको पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं गद्य, लेकिन जहां भी जोड़ने वाली बात आ रही है, उसको हम वहां पर जोड़कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी उपन्यास कहानी की बात आएगी, तो बांग्ला साहित्य का प्रभाव उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। बच्चन सिंह लिखते हैं, निबंध तो इस माटी की नई उपज थे। इनमें हिंदी भाषा भाषी लोगों की माटी की गंध, स्वच्छंदता और यथार्थ के दर्शन होते हैं। अगर आप शुरुआती दौर के नाटक भी पढ़ेंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और तमाम जो भी नाटककार हैं, उन्होंने बांग्ला साहित्य के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें एक विद्या सुंदर नाम का नाटक आपके दिमाग में आ रहा होगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि लेकिन निबंध की अगर बात करें, तो निबंध इस माटी की नई उपज थी। इनमें हिंदी भाषा भाषी लोगों की माटी की गंध, स्वच्छंदता और यथार्थ के दर्शन होते हैं। यानी कि उसकी जो जड़ थी, ये भारतीयता थी। हिंदी में जो भी निबंध लिखे जा रहे थे। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु के व्यक्तित्व में फक्कड़पन और मस्ती भरी हुई थी। भारतेंदु युग के लगभग सभी लेखकों के बारे में ये बात कही जाती है कि वो मस्त मौले थे, फक्कड़पन उनमें था,
ठीक है, मनमौजी टाइप के थे। तो भारतेंदु का व्यक्तित्व भी उसी तरीके का था। आगे उनका परिचय देते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं, वे इतिहास प्रसिद्ध अमित चंद के वंशज और काशी के सुप्रसिद्ध रईस गोपाल चंद के पुत्र थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था और ये सामान्य परिवार से नहीं थे, रईस परिवार के थे। और इनके जो एक अमित चंद का नाम बताया जा रहा है, जो कि इतिहास प्रसिद्ध अमित चंद से इनका जुड़ाव था, उसी परिवार से जुड़े हुए थे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके दिमाग में बैठे होंगे और उनका फोटो भी आपके दिमाग में बैठा होगा, और वो सामान्य परिवार से नहीं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, रईस गोपाल चंद, रईस होते हुए भी इन सभी लोगों का झुकाव साहित्य के तरफ भी था। आप गोपाल चंद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिमाग में रख लिए होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ाते हुए हमने इनके कई ग्रंथों के बारे में बात किया, नहुस के बारे में बात किया, जरासंध वध महाकाव्य के बारे में बात किया, और इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। आप वो चीज जरूर ध्यान में रखिए। इसीलिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पहले पढ़ाया हुआ था। मैं अगर व्यूज चाहता तो आपको भी 125 क्वेश्चन के इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस सेट करा देता, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आपके आधार को मजबूत किया जा रहा है। एक इतिहास ग्रंथ से दूसरे इतिहास ग्रंथ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि ये गोपाल चंद्र उसी टाइप से थे, वे जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। जैसे कबीर थे, वो कहते थे कि जिसको करना वो हमारे साथ चले। यहाँ पर जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, जिसको अपने घर परिवार से मतलब नहीं है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो चले, बहुत बड़ी बात होती है। इसी पैटर्न पर गोपाल चंद्र इत्यादि काम करते थे। यदि अमित चंद ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद को स्थापित करने में सहायता पहुंचाई थी, तो भारतेंदु ने उस उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की थी। ये देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अमित चंद हो सकता है कि इनकी मजबूरी रही होगी, तो इन्होंने जो भी अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेजी उपनिवेशवाद था, उसको स्थापित करने में सहायता पहुंचाई थी, उसके तरफ से थे। लेकिन उन्हीं के परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे उस उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार करते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से सरकारी जो भी उस समय चीजें चल रही थी, उसके विरोध में यहाँ के जनता को जागृत करने का प्रयास किया। उसमें कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। खासतौर से 3 पत्रिकाओं का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी कि वैचारिक जमीन तैयार करने के लिए आपके अंदर साहित्यिक चेतना होनी चाहिए, राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। तमाम चेतनाओं से युक्त थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अंतर्विरोध के तौर पर इनके साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप पीएचडी के विद्यार्थी होंगे, शोध कर रहे होंगे, तो इसी तरीके से शोध करते समय हमारे अंदर शोध दृष्टि का विकास होना चाहिए। कैसे जोड़ना, एक व्यक्ति जो कि अमीर घराने से, लेकिन वो समय आने पर अमीर घराने का दम्भ नहीं भरता है, बल्कि अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए एक प्रश्न हमने कमेंट्री सेक्शन में भी और आगे प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे कि भारतेंदु की कविता का सबसे बड़ा स्वर क्या था? वो था देशभक्त। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं, यदि एक ओर उनमें अभिजात्य का संस्कार था, तो दूसरी ओर उसे फेंक कर जनता के साथ एकीकृत होने की क्षमता भी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों तरीके के संस्कारों से युक्त थे। एक तो इलीट थे, वो सामान्य परिवार से नहीं थे, रईस परिवार से थे। उनके अंदर वो भी था, वो चाहते तो अंग्रेजों की गुलामी करते हुए बहुत ही सुख संपत्ति से रहते, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ अपना ध्यान रखा। उनके दिमाग में था कि ये गुलामी जो है वो ज्यादा दिन तक हमें सुख संपत्ति नहीं दे सकती, जब तक अपने देश में अपना राज न हो। तो उन्होंने जनता के साथ एकीकृत होने की क्षमता के तरफ अपना झुकाव किया। अंतर्विरोध उनमें है, एक तरह से वे अंतर्विरोध के पुंज हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, और कोई भी व्यक्ति रहेगा, जैसे आप भी तैयारी करने जाते हैं, आपके अंदर भी अंतर्विरोध होता है कि किस किताब को पढ़ें, किसको पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किस यूनिट को पहले पढ़ें, किस यूनिट को बाद में पढ़ें, किस चैनल को फॉलो करें। तमाम अंतर्विरोधों से गुजरते हैं। जब भी आप अंतर्विरोधों से गुजरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोई नया और अच्छा काम करने जा रहे हैं। अंतर्विरोध मन में होने चाहिए।
ठीक है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे राजनेता ही क्यों ना हो। तो अंतर्विरोध उनमें था, वे अंतर्विरोध के पुंज हैं। वे विशिष्ट भी थे और सामान्य भी, राजभक्त भी थे, देशभक्त भी, सनातनी वैष्णव भी, आडंबर विरोधी भी, कर्मकांड समर्थक भी, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी भी, परंपरावादी भी और आधुनिक भी। मुझे याद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, परंपरा और आधुनिकता। कई बार लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं या फिर थोड़ा सा ओपन टाइप के कपड़े पहन रहे हैं तो वो मॉडर्न हो गए, ऐसा नहीं। परंपरा और आधुनिकता का काफी आपस में सामंजस्य, उस निबंध पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो दो अंतर्विरोधी धाराओं को एक साथ सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं, कविता में खड़ी बोली के समर्थक थे और गद्य में खड़ी बोली के प्रयोग के हिंदूवादी भी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी, गृहस्थ भी थे और अगृहस्थ भी, यानी कि परिवार की जिम्मेदारी को भी संभालते थे, जब जरूरत पड़ती थी तो इससे मुक्त भी रहते थे। देख रहे हैं चीजों को, ऐसे ही कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। जब वो इस तरीके के जीवन को जीता है तभी हमें आज उसको पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। इस प्रकार के अंतर्विरोध उनके अपने युग के थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जानबूझकर इस तरीके का नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो देश काल वातावरण था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो उनको इस तरीके की बनाई हुई थी। अंतर्विरोधों का होना स्वाभाविक था, उनका न होना ही विस्मयकारी होता। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अंतर्विरोध नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्वाभाविक रूप से अपना जीवन नहीं जी रहा, यानी कि अंतर्विरोध होते ही होते हैं, उनसे बाहर निकलना पड़ता है, एक रास्ता चुनना पड़ता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि जब निबंध लिखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई प्रकार के निबंध लिखे, ऐतिहासिक, पुरावृत्तात्मक, धार्मिक, आख्यान परक, साहित्यिक, भाषा परक, यात्रात्मक, जीवनी, विचारात्मक, कई तरीके के निबंध लिखे हुए और आप सभी ने इन निबंधों को कभी न कभी पढ़ा ही होगा, चाहे वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी निबंध लगे हुए हैं या फिर छोटी कक्षाओं में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये तो लगभग सभी छोटी कक्षाओं में कहीं न कहीं रहता ही रहता है। एनसीईआरटी में भी इसको आपने पढ़ा होगा। अगर समग्र रूप से देखें तो उनके अंतर्विरोध और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को निबंधों में देखा जा सकता है। साहित्यिक निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों को विवरणात्मक कहा जा सकता है, यानी कि ज्यादातर निबंध विवरणात्मक तरीके के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हुए। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं, किसी भी समाज के लिए वे धर्म को आवश्यक मानते हैं और तदीय समाज में उसके आडंबर का विरोध करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार सवाल पूछा जाता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। आपने वन लाइनर किताबों में पढ़ा होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अब ये तदीय समाज क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र धर्म को आवश्यक मानते थे, लेकिन जो भी उसमें आडंबर था, दिखावा था, चोचला जिसको कह सकते हैं, उसका वो विरोध करते हैं। किंतु धार्मिक निबंधों में बाह्य आडंबर का समर्थन भी करते हैं, जैसे कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, क्योंकि ये उनके युग की मांग थी, वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द लगा हुआ है तो कहीं न ये एक खास वर्ग को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है क्या? लेकिन आप लोग पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की जब भी स्थापना हुई तो वो उस युग की मांग थी कि उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा जाए, जिससे लोग क्या उससे जुड़ने का प्रयास करें। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि जोड़कर देखने का प्रयास किया जाता है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं और वो ऐसा तथ्य है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बलिया के व्याख्यान में वे विधवा विवाह को धर्म सम्मत मानते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं, पर अथ अंग्रेज स्त्रोत लिखते और पांचवा पैगंबर में उन्हीं का विरोध करते प्रतीत होते हैं। ये अंतर्विरोध आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र में दिखाई पड़ेगा और बड़े बड़े साहित्यकारों में ये अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। बलिया में उन्होंने एक व्याख्यान दिया, बड़ा ही ये लकी पॉइंट है, बलिया वालों को इस पर गर्व होना चाहिए। शायद अब इस तरीके के व्याख्यान आपको देखने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन उस जमाने में जब हम गुलाम थे, साहित्यकार भी राजनेताओं की तरह जहां भी मौका मिलता था भाषण देने का प्रयास करते थे और लोगों में
चेतना पैदा करने का प्रयास करते थे। इसीलिए इस कालखंड को हम नवजागरण के नाम से भी जानते हैं। तो बलिया एक जिला है जहां पर गदरी नामक एक मेला लगता था। वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। ये उस जमाने की बात की जा रही है, बहुत पहले की बात की जा रही है, जब हम 2025 में आप सभी से बात कर रहे हैं और ये लगभग 1880 के आसपास में चर्चा की जा रही है, 1882-83 के आसपास में। तो आप जोड़ लीजिए कि उस समय जो भी हमारे समाज में कुरीतियां थी, उन पर ही भी भारतेंदु योगीन साहित्यकारों की, खासतौर से भारतेंदु की कड़ी नजर थी। लेकिन आप देखेंगे कि समर्थन करते करते कुछ ग्रंथ है, अथ अंग्रेज स्तोत्र लिखे थे, इसको आप नोट कर सकते हैं। पांचवा पैगंबर, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें इन्हीं बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध भी करते हुए नजर आते हैं। तो कंफ्यूजन है, ये द्वंद्व का काल कहा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पढ़ाते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुरुआती दौर में जब गद्य लेखन लिखा जा रहा था तो उन्होंने उसको प्रस्ताव काल कहा था। आप सभी को ये सारी चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ, ये आप बता चुके हैं। तो ऐसे को रिलेट करके आपको पढ़ना। पांचवा पैगंबर, अथ अंग्रेज स्तोत्र लिखे थे, बलिया व्याख्यान, सभी तथ्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े हुए। आगे लिखते हैं कि पर इस अंतर्विरोध में धर्म के प्रति जो उनकी मूल अवधारणा थी वह प्रगतिशील थी। वे धर्म के ठेकेदार स्मृतिकारों का डटकर विरोध करते। स्मृतिकारों का मतलब मनुस्मृति से यहां पर लगाया जा सकता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि भले वो धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी जो मूल अवधारणा थी वो प्रगतिशील थी। मतलब कट्टरपन उसमें नहीं था। अधर्म को लेकर किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, किसी की हत्या करना, ये सारी चीजें नहीं थी। बल्कि धर्म के जो ठेकेदार अपने को बनते थे या फिर ऐसा वो मानते थे, उनका वो डटकर विरोध करते। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे लिखते हैं कि भारत दुर्दशा का मुख्य दायित्व धर्म पर ही है। भारत दुर्दशा नाटक आपके दिमाग में आ गया होगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, कितने अंकों में, कितने दृश्यों में, क्या है, इनके जो भी पात्र है वो सब आने चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी कराते हुए हमने इस नाटक पर बहुत पहले ही चर्चा कर ली है। आप जरूर देखिए। कोई चीज नहीं है कि हर बार उसी को नया नया बताया जाए, आपको उलझा के रखा जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कालजयी होती हैं। तो यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने पढ़ाया हुआ है उसको कालजयी मानते हुए, विश्वास करते हुए आप देखिए। तो भारत दुर्दशा का जो मुख्य दायित्व है, बच्चन सिंह मानते हैं कि धर्म पर ही है। सत्यनाशी एक वहां पर पात्र है। फौज की हरावल में धर्म के अनेक अंग, अस्पृश्यता, जाति भेद, विधवा विवाह निषेध, विदेश यात्रा की मनाही आदि सम्मिलित है। मुसलमानी राज्य की सफलता और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्थापना में भी धर्म की घृणास्पद भूमिका रही है। भारतवर्ष का प्रकृत धर्म वैष्णवता। अगर भारत की धार्मिक प्रकृति के बारे में बात करें तो वो क्या है? वैष्णव धर्म को लोग मानते हैं। और जब भी वैष्णव धर्म की बात की जा रही है तो आपके दिमाग में वो भक्ति काल जरूर आ रहा होगा। तमाम जो धाराएं निकली हुई थी, कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई सूफी, कोई संत, कोई राम, कोई कृष्ण, इस तरीके की धाराएं वहां पर प्रस्फुटित होती हैं। तो इसकी एक लंबी परंपरा रही। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक निबंध लिखना पड़ता है, वैष्णवता और भारतवर्ष। काफी महत्वपूर्ण निबंध, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें इसकी उदारता, परिवर्तन मानता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह बताया कि कालांतर में लोगों के खान पान आदि में ऐक्य हो गया था, किंतु ब्राह्मणों की संकीर्णता के कारण उसमें पुनः भेदभाव आ गया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा आरोप यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध में लगा रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसमें संकीर्णता आ गई, संकुचितता आ गई। वे मुसलमानी साम्राज्यवाद के वैसे ही विरोधी थे जैसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बच्चन सिंह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखते हैं कि अगर साम्राज्यवाद की बात करें तो उन्होंने मुसलमानी साम्राज्यवाद यानी कि जो भी मुगल पीरियड था उसका भी जमकर विरोध किया और अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। जहां भी लगा कि इसका खंडन वंडन करना चाहिए, निडरता के साथ उन्होंने किया है। एक रचना है जिसका उल्लेख किया जा रहा है, बादशाह दर्पण। कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसमें उन्होंने लिखा है, बागबां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया जो, कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये पंक्ति जरूर ध्यान रखिए। बादशाह दर्पण में
इसका उल्लेख किया गया है। वे आगे लिखते हैं, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि ये किसका कथन है। तो आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बादशाह दर्पण में मुसलमानी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए तुलना कैसे की है कि अगर मुसलमानी राज्य हैजे के रूप में है तो अंग्रेजी छह के रूप में। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। दो उस समय भारतेंदु के समय में जो हैजा था या फिर क्षय था, जिसको टीबी कहा जाता है, ये बहुत बड़े रोगों में थे। आजकल तो हम लोग वायरस युग में जी रहे हैं। तमाम प्रतिदिन कुछ न कुछ नई खबरें आती रह रही हैं कि फिर से कोरोना आ रहा है। अब मास्क हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। उस जमाने में ये सभी रोग थे, इसीलिए तुलना की गई। अगर आज भारतेंदु हरिश्चंद्र रहते तो शायद कोरोना वायरस से इसकी तुलना कर देते। इसी तरीके से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। आप सभी कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। बोरियत तो नहीं महसूस हो रही है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप ऐसा आभास करें कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कक्षा में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि दंतुरित मुस्कान वाले ही प्रोफेसर आपको अच्छा पढ़ाएंगे। अनुराग हिंदी एकेडमी पर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, समय की पाबंदी है, तो हम खुलकर बहुत नहीं पढ़ा पाते। आगे लिखते हैं, वे मुसलमानी राज्य की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य को उदार समझते हैं, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पर राजभक्त होने का आरोप भी लगाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि मुसलमानी राज्य से बेहतर अंग्रेज। एक चीज आप देखेंगे, ये देखिए जो क्रोनोलॉजी बन रही है, ठीक है, लोग अभी भी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इससे बढ़िया तो अंग्रेजों का ही शासन था। जब भारत कई बार जो भी अपने अनुकूल योजनाएं नहीं चलती हैं या फिर कदम नहीं उठते हैं, तो लोग बोलते हैं इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। इसका मतलब कि हर पूर्ववर्ती काल बेहतर नजर आता है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय था तो वो अंग्रेजों का समय था, वो लोग गुलाम थे, तो इनको लगता था कि इसके पहले वाला समय बहुत खराब था। ठीक, तो यही है मतलब, यहाँ पर बल्कि उल्टा बोला जा रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के राज को उदार माना हुआ है। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पर चूंकि मुसलमान यहाँ बस गए थे, इसलिए यहाँ का धन यहीं रह गया था। एक चीज यहाँ पर हुआ कि मुसलमानों ने यहाँ की धन संपत्ति को यहीं पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उल्टा किया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आप लिखा भी है कि अंग्रेज राज सुख सब भारी, पै धन विदेश चल जात, यही अति ख्वारी। जितने भी यहाँ के कच्चे माल है वो विदेश चले जा रहे हैं और वहां से हम ही लोगों को दुगने तिगुने 10 गुने दामों में बेचा जा रहा है। इसीलिए लिखा गया, अंग्रेज यहाँ पर धन विदेश ले गए और देश को दरिद्र कर गए। वे अकबर के गुणों के प्रशंसक थे। मुसलमानी साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण जो लोग उनमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं, उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए। और यहाँ पर बच्चन सिंह कितने तीक्ष्ण या फिर तीखे स्वर में कह रहे हैं कि अंग्रेज भले उदार थे, लेकिन यहाँ के धन को विदेश ले गए और यहाँ के देश को दरिद्र कर गए। अकबर के गुणगान को करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुसलमानी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। जो लोग उनमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं, यानी कि एकदम से इस्लाम का विरोध किया, ऐसा नहीं है। कुछ शासक हैं जिनका उन्होंने गुणगान भी किया हुआ है। बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि जो ऐसे सूंघ लेते हैं उन्हें अपने नाक की दवा करानी चाहिए। नाक की दवा क्या होती है? ये एक तरीके से मुहावरे के रूप में ही है। मुसलमानों ने मंदिर अवश्य तोड़े पर मंदिरों के लिए अनुदान भी दिए। ये बातें बच्चन सिंह के शब्दों में है, इसको आपको समझना चाहिए। एक उल्लेख करते हैं वो पंच परमात्मा, जिसमें मोहम्मद, बीबी फातिमा, अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन को जोड़ा गया है। सवाल कभी भी दिन खराब हो तो पूछा जा सकता है कि भारतेंदु के पंच परमात्मा में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको इन्हीं पांचों को ध्यान में रखना है। हिंदी में कुरान शरीफ लिखकर वे इस्लाम के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुरान शरीफ को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, यानी कि उनको उर्दू की अच्छी जानकारी थी। और क्यों नहीं, आपको वो तथ्य याद होना चाहिए कि जब वो उर्दू में लिखा करते थे तो एक उपनाम से लिखते थे। वो उपनाम कौन है, आप लोगों को तुरंत ध्यान में आ गया होगा। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है, उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। पुरानी बातें दूर करो, अब आलस हठधर्मी शब्द छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे।
कितनी बड़ी बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही हुई है कि मतभेद को छोड़िए, क्या करिए, आप पुरानी बातें दूर करो। कई बार लोग पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हैं और संबंध खराब होते जाते हैं, खराब होते जाते हैं। उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। आलस और हठधर्मिता भी छोड़ो, सब चीज छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। एक एक तो 11 कहा जाता है, लेकिन 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। भारतेंदु को ज्ञात था कि इस एका के अभाव में अंग्रेजी उपनिवेश समाप्त नहीं होगा। अंग्रेजों का तो ये नियम कानून ही था कि फूट डालो और राज करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बट कर न रहें, दोनों एक साथ रहें। अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो लाभ अंग्रेजों को मिलेगा, वो उपनिवेश खत्म नहीं होगा, हम गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। भारतेंदु का सबसे बड़ा अंतर्विरोध राजभक्ति और देशभक्ति का था। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जनक तो कहा जाता है, आधुनिक काल का जनक कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर्विरोध क्या था? सबसे बड़ा अंतर्विरोध था राजभक्ति और देशभक्ति। कभी उनको मौका मिलता था तो इधर भी चले जाते थे, कभी मौका मिलता था तो इधर, एकदम दोलन गति के माध्यम से बीच में एकदम करते रहते थे। इसलिए बीच वालों को कई बार संदेह के नजरिए से भी देखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सवाल पूछा जा सकता है, एक तो आपको ये तथ्य मालूम है कि भारतेंदु की कविता का सबसे बड़ा स्वर जो था वो देशभक्ति था, लेकिन अंतर्विरोध में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों। यह अंतर्विरोध भारतेंदु का ही नहीं, पूरे भारतीय नवजागरण का है, जो राजा राम मोहन राय से आरंभ होकर कांग्रेस आंदोलन में भी चलता रहा। यानी कि भारतेंदु के सामने जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि राजभक्ति देशभक्ति दोनों के बीच में उनको रखने का प्रयास उन्होंने किया। गोदान का एक डायलॉग आप सभी को याद होना चाहिए, जब होरी जमींदार साहब से मिलने जाता है तो धनिया उसको कुछ कटाक्ष करती है तो बोलता है कि जब गर्दन पैरों के बीच में जकड़ी गई हो तो तलवे चाटने पड़ते हैं। तो कुछ परिस्थितियां होती हैं जो मजबूर करती है व्यक्ति को, और ये पूरा उस समय जो भारतीय नवजागरण था उसमें अगर मिलाया जाए राजा राम मोहन राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि वो अंग्रेजों की तरफ उनका झुकाव था, या फिर भाषा के दृष्टिकोण से उर्दू की तरफ झुकाव था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बिल्कुल याद आ रहा होगा कि हमने सारी चीजें बताई, इतनी अच्छी चीज बताई गई है कि आपको वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी नहीं बताने वाले मिलेंगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, यूं ही नहीं कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वाधीनता आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका झुकाव देशभक्ति की तरफ था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अंग्रेजों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा वो रहते थे। उन्होंने महारानी विक्टोरिया, ड्यूक ऑफ एडविनबरा, प्रिंस ऑफ वेल्स, रिपन मेयो आदि की प्रणति पूर्वक प्रशंसा की। यानी कि आप देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया का गुणगान भी किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ड्यूक ऑफ एडिनबरा का भी किया हुआ है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भी किया, रिपन जो उस समय गवर्नर जनरल इत्यादि हुआ करते थे उनका भी उन्होंने गुणगान किया है। लॉर्ड रिपन को वे कर्ण युधिष्ठिर कहते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। कर्ण किस लिए जाना जाता था? दान के लिए जाना जाता था। युधिष्ठिर सत्य के लिए जाने जाते थे। इन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था जिसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। ये सारी घटनाएं आप जानते होंगे। तो जो लॉर्ड रिपन थे, एक चीज आप ध्यान में रखिए कि केवल भारतीय लोग उधर नहीं थे, अंग्रेज भी कई ऐसे थे जो कि भारत को आजाद कराना चाहते थे, भारत के बारे में अच्छा सोचते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका गुणगान करना पड़ेगा, उनको खुश करना ही पड़ेगा। किन्हीं अर्थों में वे अंग्रेज राज्य को वरदान समझते हैं, पर अंग्रेजों की शोषण नीति का उन्होंने अनेक जगहों पर विरोध किया। वे यह भी कहते हैं जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ वैसे ही भारतवर्ष भी स्वाधीनता का लाभ कर सकता है। यानी कि पूरा भारतेंदु हरिश्चंद्र को उस समय सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, इतने यूट्यूब चैनल इत्यादि नहीं थे कि पल पल की खबर वो रखा करते थे, बल्कि उस समय जो भी अखबार इत्यादि आते थे उस पर नजर रखते थे और उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेश से स्वाधीन हुआ वैसे ही भारत को भी होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या था कि अंग्रेजों ने फूट डाल दी थी, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू हो गए थे और तमाम चीजें चल रही थी, और इसमें तीसरा व्यक्ति इसमें लाभ उठा रहा था। अक्सर आप देखेंगे दो लोगों के बीच में मनमुटाव का तीसरा व्यक्ति ही फायदा उठाता है। मुसलमानी राजाओं नवाबों के धार्मिक अत्याचारों से अंग्रेजों द्वारा मुक्ति पाने के कारण हिंदू जाति ने राहत की सांस ली थी, इसमें संदेह नहीं।
इसकी प्रतिध्वनि तत्कालीन नवजागरण में सर्वत्र सुनाई पड़ती है। अंग्रेजों ने ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिजों का उद्घाटन किया। आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहले हिंदी गद्य का अगर प्रचार प्रसार शुरू किया कोई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने के बाद वहां पर गद्य लेखन की शुरुआत हुई, और अंग्रेजों ने इसी बहाने अपने ग्रंथ जो भी बाइबिल है और फिर मिशनरीज है, उनके माध्यम से, पंपलेटों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किए, और बहुत सारे काम भी किए उन लोगों ने। जैसे पोस्ट ऑफिस की बात करें, ट्रेन की बात करें, और सूचना संचार की बात करें, तो उस जमाने में काम किया। उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति से भी भारतेंदु प्रभावित थे। कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो कि धर्मनिरपेक्ष भी थे, उनमें कट्टरपन नहीं था, कुछ कुछ तो अच्छे थे उसमें। अंग्रेज आत्यंतिक रूप में शोषक होने के बावजूद लिबरल थे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। कई बार जो बड़ा शोषक होता है, जो काम कराने वाला होता है, वो मजदूरों से बहुत अच्छे से बात करता है। आप देखे होंगे जो बॉस होता है थोड़ा लिबरल, कई बार वो कठोर भी हो जाता है, कई बार लिबरल भी रहता है। आपको जैसे छुट्टी लेना है तो कई बार बोलता है चलिए ठीक है इस बार आपको छुट्टी दे दे रहा हूँ, या फिर आपकी समस्याओं को सुनता है। तो लिबरल जो होता है, जो बड़ा शोषक होता है, और लिबरल भी होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लिबरल शब्द उस समय प्रचलित हो चुका था। स्वर्ग में विचार सभा में वे कंजर्वेटिव और लिबरल प्रयोग करते हैं। एक और तथ्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों से जुड़ गया। अभी तक हम लोग बादशाह दर्पण और वैश्वरता और भारतवर्ष और तमाम चीजों को देखे। यहाँ पर एक रचना आई, स्वर्ग में विचार सभा, जिसमें कंजर्वेटिव और लिबरल शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया हुआ है। कंजर्वेटिव दल में इंद्र देवता, बंगाल के जमींदार, याज्ञवल्क्य के ऋषि, स्मृतिकार आदि सम्मिलित थे। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो कंजर्वेटिव दल था उसमें कौन है? इंद्र देवता, जो हमेशा समस्याओं में घिरे रहते हैं। आपने वो सब धारावाहिक, वो सब एपिसोड देखे होंगे जिसमें वो बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास दौड़ जाते हैं। कहने के लिए तो इनको देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इनकी कुर्सी हमेशा खतरे में ही रहती है। बंगाल के जमींदार इसमें थे याज्ञवल्क्य ऋषि, और स्मृतिकार यानी जो मनुस्मृति को मानने वाले थे, वो कंजर्वेटिव दल में थे। लिबरल में कौन थे? जो उदारवादी जिनको कहा जा सकता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग शामिल थे। दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन भी इसी दल में थे। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, केशव चंद्र सेन जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कौन कहता है कि यूजीसी नेट इकाई 4 आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है? उसमें भी तो यही सारी चीजें हैं, वैचारिक चीजें। और आप देखेंगे कि भारतेंदु युगीन नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन नवजागरण की चर्चा आपको वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत किया गया। तो चीजों को जोड़कर पढ़ना है, आपको बहुत मजा आएगा। भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी, यानी कि केशव चंद्र सेन के साथ। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। स्वदेशी के प्रयोग पर उन्होंने काफी बल दिया था। आप देखेंगे आमतौर पर आजादी के बाद भी स्वदेशी को लेकर तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए जाते रहे, आंदोलन किए जाते रहे। अभी भी कई लोग बोलते हैं, जैसे कि रामदेव का नाम आप जानते होंगे, कि स्वदेशी पर ज्यादा जोर देते हैं। कभी कभी सरकार भी इस पर फोकस करना शुरू करती है। ये तुरंत तड़के की नहीं है, बल्कि भारतेंदु युग से ही आप देख रहे हैं। पर इसके पहले बंगाल में स्वदेशी के पक्ष में बहुत कुछ लिखा जा चुका था। बंगाल, कहा जाता है कि बंगाल, महाराष्ट्र में नवजागरण बहुत तेजी से आया। वहां के लोग बहुत मतलब प्रोग्रेसिव माइंड के माने भी जाते हैं। अपनी भाषा के प्रति उन्हें विशेष प्रेम था। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसीलिए उन्होंने कहा भी है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपको लिखित परीक्षा में आएगा, जो भी मैं इतना डिस्क्राइब तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये कहीं न कहीं आप जब लिखने जाएंगे तो एक एक पॉइंट अपने दिमाग में रखते हुए लिखते जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भाषा के प्रति भी इसलिए प्रेम था कि उस जमाने में हिंदी, उर्दू, नागरी लिपि को लेकर आंदोलन चल रहे थे। अयोध्या प्रसाद खत्री का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कहीं भी जाते थे बोलते थे जय नागरी। जैसे आज लोग बोलते हैं जय श्री राम, या फिर जय राम जी की, जोहार, नमस्ते, प्रणाम, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो विद्यार्थी बोलते ही रहते हैं। उस जमाने में भाषा को लेकर भी काफी ये था कि भाषा अपनी होनी चाहिए, तभी हम उसमें अपनी बात को कह सकते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? मैं उनका कहना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। कितनी बात, कितनी बड़ी बात यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी निबंध पर आप अगर लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लिखे। इन कोटेशनों का प्रयोग, इन उदाहरणों का प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो आपका निबंध लेखन अधूरा माना जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बहाने लिखने के दृष्टिकोण का जन्म आपके अंदर हुआ होगा। आपको पता चला होगा कि हाँ, अपने लेखन को कैसे प्रभावी बनाना है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने मोटे तौर पर पढ़ लिया होगा कि उनका जो युग था, वातावरण था, उसका भी प्रभाव था। राजभक्ति, देशभक्ति के बीच में और हिंदू-मुस्लिम के बीच में या फिर परंपरा, आधुनिकता के बीच में, भाषा के दृष्टिकोण से तमाम विषय वस्तुओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विचार किया हुआ है और हमने निबंधों के बहाने जो भी रचनाएँ हैं, उसके आधार पर पूरा विस्तार से चर्चा की है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही युग के एक बहुत बड़े निबंध लेखक जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनके बारे में बच्चन सिंह बताते हैं 1845 से लेकर 1915 तक इनका जन्म रहा। यानी कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से 5 वर्ष बड़े थे। यानी कि क्रम वाला जब आएगा अब तो इसमें बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु से पहले रहेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। उनका जन्म प्रयाग में हुआ, भारतेंदु का काशी में हुआ था। ये सीरीज कैसे चल रही है, ये बनारस है, फिर मान लीजिए आप बस पकड़कर पहुंच गए प्रयाग, इलाहाबाद पहुंच गए। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में हुआ था। वहीं पर वे कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। चीज ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के अध्यापक थे, हिंदी के अध्यापक नहीं थे। लेकिन उस जमाने में यही माना जा रहा था कि जो संस्कृत पढ़ रहा है वो हिंदी आराम से पढ़ा सकता है। उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था, यानी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। ये बच्चन सिंह का कथन है कि भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल की बात की जाए तो सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे, तारे थे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों की तुलना एक खास यूरोपीय निबंधकारों से की हुई है। भट्ट जी को कुछ कहा, प्रताप नारायण मिश्र को कुछ कहा। मैं कुछ कह रहा हूं तो आपको टेस्ट करना चाहता हूं कि आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु मंडल में बहुत सारे निबंधकार थे, लेकिन अगर भट्ट जी की बात की जाए, प्रताप नारायण मिश्र की बात की जाए तो सबसे चमकदार नक्षत्र थे। संस्कृत शिक्षा के कारण उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का परिष्कार और परिपक्वता आ गई थी, जबकि प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व में सरलता, मनमौजीपन और गंवई का रंग था। कई बार आप देखते हैं जो आपका स्वभाव होता है आपको फेमस बना देता है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो कि संस्कृत के बड़े आचार्य के रूप में है, वहीं प्रताप नारायण मिश्र सरल, मनमौजीपन और इनमें गंवई रंग। आजकल आजकल तो बड़ा प्रोग्रेसिव हो गया है, सब यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि लोग अपनी लोकल भाषा में, अपनी बोली में कंटेंट को तैयार कर रहे हैं और उसी उच्चारण के दृष्टिकोण से तैयार कर रहे हैं। नहीं तो पहले मानक हुआ करता था कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो ऐसा हिंदी बोलिए कि वो नेशनल लेवल पर एक स्टैंडर्ड लेवल की हो। आजकल तो आप देख रहे हैं हर टोन में लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? वही उनकी पहचान बन जा रही है। तो गंवई रंग भी था प्रताप नारायण मिश्र। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संस्कृत पढ़कर भी वे रूढ़ियों के परम शत्रु थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। संस्कृत पढ़ रहे थे लेकिन जहां भी रूढ़ियां थी उनका वो विरोध करते थे, उनमें संशोधन करने की मांग करते थे। तो क्या ये बालकृष्ण भट्ट खुद से कर रहे थे? नहीं, उनका युग ऐसा था। उनके समय में भारतेंदु जैसे लोग थे वो प्रभावित थे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे और तमाम लोग थे। हिंदी साहित्य में संस्कृत के विद्वानों की लंबी परंपरा है जो अंग्रेजी दान लेखकों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे साहित्यकार और रूढ़िभंजक थे। इस युग के प्रत्येक लेखक के अपने पत्र थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट पर चर्चा करते करते बच्चन सिंह उस युग के बारे में भी बात कर रहे हैं कि भारतेंदु युग एक ऐसा युग था कि जितने भी लेखक थे सबके अपने पत्र थे। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु के कौन पत्र थे, बालकृष्ण भट्ट के कौन पत्र थे, प्रताप नारायण मिश्र के कौन पत्र थे, प्रेम घन के कौन पत्र थे, ये सभी पत्र कहाँ से कब निकलते थे, कितने साल तक निकले, ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको लाख कोई नोट से दे दे, कोई कोचिंग पढ़ा दे, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो धरा का धरा रह जाएगा। अनुराज हिंदी अकेडमी तो वैसे ही बताने के लिए जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के उत्साहवर्धन के आधार पर हमने भी एक पुस्तक लिखी हुई है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को मानक तरीके से कैसे पढ़ा जाए और उस प्रैक्टिस सेट कैसे किया जाए, उसको हमने केंद्र में रखा हुआ है और वो जल्दी ही आपके हाथ में होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको बढ़ चढ़ कर अपने पास रखेंगे। तो कहा गया कि इस युग के प्रत्येक लेखक के अपने पत्र थे। भारतेंदु युग ऐसा था कि जिसमें हर निबंधकार या लेखक पत्र निकालने की कोशिश करता था। जो पत्र नहीं निकाल पाता था वो बड़ा दुखी रहता था, बहुत लगता था कि वो कोई काम ही नहीं किया। भट्ट जी ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी
वे इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप का संपादन प्रयागराज से करते हैं और 1872 ईस्वी में इसका संपादन उन्होंने शुरू किया। बीच में पत्र अनेक आर्थिक कठिनाइयों को झेला। आपको याद आ गया होगा कि कम्युनिटी सेक्शन में हमने एक सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पत्र है जिसने सर्वाधिक आर्थिक कठिनाइयों को झेला था। तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर आंसर दिए थे। अब आपको वो आंसर समझ में आ रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों पढ़ना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि तथ्य वहीं से जुड़ जाकर इधर आ रहे हैं। तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए भी भट्ट जी ने उसको 33 वर्षों तक निकालते रहे। ये एक तरीके से जीवटता, ये समर्पण भावना ही कही जा सकती है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ तो बालकृष्ण भट्ट इस दुनिया को छोड़कर गए। ऊपर ये तथ्य आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, ऐसे ही तो जोड़कर याद करना है। आपको मनमौजीपन तरीके से सरलता से आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि हिंदी ले लिए हैं तो आप दुखी रहिए, सिर झुका कर चलिए, सिर ऊंचा करके चलिए। तो हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसके मुख पृष्ठ पर ये कथन छपा रहता था। तो कोई और पत्र नहीं है बल्कि हिंदी प्रदीप है, जिसके मुख पृष्ठ पर यानी कि फ्रंट पेज पर ही ये सब छपा रहता था। शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट है आनंद भरे, यानी कि हमारा देश अगर हम लोग खुद हम उसके जनता के रूप में रहें, अपना शासन रहे, तो उससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। ठीक आगे लिखते हैं कि देश प्रेम का जैसा उत्साह इस पत्र ने दिखलाया था वैसा अन्यत्र नहीं देखा गया। उन्हें राजभक्ति और देशभक्ति की खिचड़ी बेहद नापसंद थी। आप देख रहे हैं संस्कृत के जानकार थे, फिर भी देशभक्ति और राजभक्ति की खिचड़ी है वो पसंद नहीं थी बालकृष्ण भट्ट को। उस काल में वे इस तरह के अकेले व्यक्ति थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनको कि जनक के रूप में देखा जाता है, उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि राजभक्ति देशभक्ति थी उनके अंदर, लेकिन बालकृष्ण भट्ट यानी जो बीबी थे उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। वे इकलौते ऐसे निबंधकार थे। उन्होंने ठीक ही लिखा था, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है, जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और शहनाई का बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं। कैसे हो सकता है कि एक तरफ हंसे भी और गाल भी फुला ले, दूसरे तरफ बहुरी चबाना और शहनाई बजा ले? ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई भी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अंग्रेजों को वे कुटिलता की खान कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेजों को उदार मान रहे थे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट क्या करें कि वो कुटिल है। कुटिल व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, इस चीज को आप जानिए। आपके आसपास बहुत सारे कुटिल व्यक्ति घूम रहे होंगे, इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं यूं ही मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम छुपा रहे हो, और या फिर कई बार लोग कुटिलता के साथ मुस्कुराते हैं, आपको इसका एहसास हो जाता है। तो अंग्रेजों को वो कुटिलता की खान मानते थे। वे राजनीति में तिलक के अनुयायी थे। वो किसको अपना आदर्श मानते थे? बाल गंगाधर तिलक। सरकारी पिट्ठू होने के कारण राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था, तो इन दोनों का काफी उसमें रोल है। और कहा जा रहा था ये कभी अंग्रेजों की तरफ हो जाते थे, कभी अपने देश की तरफ हो जाते थे। सरकारी पिट्ठू, ये लोग सरकार में नौकरी कर रहे थे, तो अब उसकी तो अवहेलना कर नहीं सकते, बीच बीच में कुछ कुछ प्रगतिशीलता दिखाते थे। लेकिन बालकृष्ण भट्ट को इनका ये चरित्र अच्छा नहीं लगता था, ये उनके अंदर कुटिलता दिखाई पड़ती थी, इसलिए आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों मतलब कि व्यंग करते हुए कुछ न कुछ लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भट्ट जी की पक्षधरता और कट्टरता पसंद न थी, लेकिन आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, चूंकि उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी भी लेखन में आ गए थे। आप वो दौर याद कीजिए, अगर 1903 में संपादक बनते हैं और बालकृष्ण भट्ट 1915 तक रहते हैं, तो कहीं न कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये सब एक दूसरे से परिचित रहे होंगे। तो भट्ट जी की पक्षधरता और कट्टरता पसंद नहीं थी किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। वे एक और व्यंग्यपूर्ण विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे, तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। और कई बार कहा जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक मनोविकारों पर आधारित निबंध लिखने का प्रयास किया गया है, उसके प्रणेता के तौर पर बालकृष्ण भट्ट। उनके भय, दृढ़ता, प्रेम और भक्ति आदि निबंधों का विकास शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में
देखा जा सकता है। यानी कि जो आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं, खासतौर से चिंतामणि भाग 1 में, वो जितने भी मनोविकार निबंध हैं, उसका प्रभाव उन्होंने बालकृष्ण भट्ट से लिया है। सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने का प्रयास किसने किया था? तो विकल्प में अगर बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल रहेगा तो आपको बालकृष्ण भट्ट लगाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह कि गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। यानी कि अगर गद्य काव्य की बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट को हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। उनके चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। एक रचना जिसका नाम है चंद्रोदय। लगेगा कि चंद्रोदय भारतेंदु का होगा, लेकिन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और इसमें इसका नेचर क्या है? गद्य काव्य। इसमें गद्य काव्य शैली में लिखा गया। उनके व्यंग्य मिश्र जी के व्यंग्य की अपेक्षा अधिक मारक होते हैं, यानी प्रताप नारायण मिश्र। उर्दू के चलते शब्दों के प्रयोग में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यथास्थान वे फीलिंग, परसेप्शन आदि अंग्रेजी के शब्दों को भी कोष्ठ में रख देते हैं, पर उनकी भाषा पूर्वीपन से मुक्त नहीं है। यानी कि जिस इलाके के हैं, इलाहाबाद, ये सब मतलब प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसीलिए तो अवधी, इलाहाबाद की भाषा बोली क्या हो सकती है? अवधी मिश्रित ही होगी, तो उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग उनकी भाषा को अत्यंत सजीव और प्रसन्न बना देता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि मुहावरों का प्रयोग करते हुए, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए वो अपने निबंध को और प्रभावी बनाते हैं। इसीलिए जब आप भी निबंध लेखन का प्रयास करते हैं, अपने उत्तरों को लिखते हैं सेमेस्टर की परीक्षाओं में, तो वो भी शैली काफी प्रभावित करती है। बालकृष्ण भट्ट के बाद हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर। इनका जन्म 1856 में और निधन 1894 में। आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। भारतेंदु के बाद पैदा होते हैं और 10-11 साल, बल्कि आप देख रहे हैं कि 9 साल के बाद ही इनका भी निधन हो जाता है। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र, इनके बारे में लिखते हैं बच्चन सिंह। मिश्र जी न तो भारतेंदु की तरह अभिजात कुल में पैदा हुए थे और न भट्ट की भांति उन पर संस्कृत साहित्य का संस्कार था। यानी प्रताप नारायण का जो पारिवारिक वातावरण था, पृष्ठभूमि थी, वो एकदम से अलग है। वो रईस खानदान से नहीं थे और न ही संस्कृत साहित्य की उनको जानकारी थी। तो थे कहाँ के वो? वे उन्नाव के गांव से आकर कानपुर में बस गए थे। उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी। वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे। अब आप देख रहे हैं कि हमारी यात्रा काशी से शुरू हुई थी, इलाहाबाद गई, फिर ये कानपुर चले गए। ये देख रहे हैं, इस तरीके से यात्रा को समझिए कि कौन कौन सी जगहें हिंदी साहित्य में अपना योगदान दी हुई है। फिर विद्यार्थियों, गर्मी बहुत ज्यादा है और हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं एक बंद कमरे में, तो गर्मी थोड़ी हो रही है और जुकाम भी हुआ है, तो आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी। इसको ध्यान में रखिए, बोलते बोलते कई बार वीकनेस टाइप का भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र उन्नाव, उन्नाव आप देख रहे हैं कि रायबरेली इत्यादि के आसपास में है, शायद आपको मैप में देखना पड़ेगा। वहां से कानपुर आ गए थे। भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था। यानी भारतेंदु के प्रति प्रताप नारायण मिश्र में काफी आदर था। वे ब्राह्मण होकर भी भारतेंदु को प्रणाम करते थे। उस जमाने की ये बड़ी बात थी, ये प्रगतिशीलता थी। आजकल भी लोग प्रणाम करने में हिचकते हैं। वही रजनीश कुमार को कई बार हो सकता है कि उसको लगे कि इसको प्रणाम करके क्या करेंगे। अगर एक गुरु के तौर पर करेगा तो होगा, लेकिन अगर एक दूसरे चीज को ध्यान में रखते हुए करेगा तो सोचेगा। उस जमाने में भी था कि वे ब्राह्मण होकर भी भारतेंदु, भारतेंदु क्या थे? बनिया वर्ग से थे। यानी आज के जमाने में भारतेंदु होते तो वो बीसी में इनको रखा जाता, लेकिन ये जनरल में आ जाते क्योंकि रईस परिवार से थे। चीजों को समझिए, इसको मैं यूं ही बता रहा हूं। हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब भी कई बार चीजें आती हैं, हमने कई बार देखा है कि लोग कुछ चीजों को देखकर नमस्कार प्रणाम करते हैं उन जगहों पर जहां पर प्रगतिशीलता नहीं है। यहाँ पर बताया गया भारतेंदु के प्रति अत्यधिक आदर था। वे ब्राह्मण होकर भी प्रणाम करते थे। और न जाने, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पत्र का नाम यही क्यों रखा। आप समझ गए होंगे, अपने समाज को भी इन्होंने समर्पित कर दिया एक तरीके से, और उस जमाने में प्रगतिशीलता को भी रख दिया। आपने कई बार पढ़ा होगा कि ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया, लेकिन ये तथ्य आज आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे ब्राह्मणों को यह नागवार लगता था। आप देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भले खड़ी बोली गद्य में इनका विकास योगदान है, कविता में योगदान है, लेकिन अपने समकालीनों के प्रति कुछ कुछ आप देख रहे हैं कि एक चुनौती के पूर्ण में रहे। भट्ट जी को भी नहीं पसंद कर रहे थे,
यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र का भी कुछ एरिया उसी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के साइड का ही है। तो जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण होकर भारतेंदु को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी चरित्र आप यहाँ पर थोड़ा बहुत देख रहे होंगे बच्चन सिंह के बहाने। हमने तो देखा नहीं है, जो किताबों में वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशन के लिए ब्राह्मण पत्र निकाला, यानी कि जो भी उनके मन की अभिव्यक्ति है, जो सोचते समझते हैं, चिंतन करते हैं, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण पत्र निकाला। ठीक वैसे ही जैसे हमने अनुराग हिंदी एकेडमी की स्थापना की, यूं ही नहीं जुड़े हैं। हमने जो भी तपस्या की, पढ़ाई लिखाई की, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि कुछ तो करें जीवन में और क्या बचा हुआ। इसी तरीके से भारतेंदु के जितने भी निबंधकार थे, उन्होंने भी प्रयास किया। तो ब्राह्मण पत्र कौन निकाला? प्रताप नारायण मिश्र। उनके निबंधों का स्वर भारतेंदु के स्वर में मिला हुआ था, पर व्यंग की पैनी धार उनकी अपनी थी। यानी कि भले वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित रहते थे, लेकिन जो व्यंग था, तीखापन था, उसकी धार उनकी थी। और यही चीज किसी भी व्यक्ति को विशेष बनाती है। नोट्स, पीडीएफ, कोचिंग तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ अपनी धार भी उसमें आपको शामिल करना पड़ता है, तब आप सफलताओं की सीढ़ी में पहुंचते हैं, सफल होते हैं। चीजें समझ रहे हैं? क्यों मैं आपको आपके जीवन से जोड़कर बताने का प्रयास करता हूं? क्योंकि आपको वो चीजें फील हो कि नहीं, बिल्कुल सही कही जा रही है। चीजें तो मार्केट में सब जगह वही उपलब्ध है, लेकिन अपना भी उसमें पैनापन होनी चाहिए, अपनी भी धार होनी चाहिए। एक उदाहरण देखिए। उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहां चुंगी नहीं है? क्या वहां उर्दू नहीं है? क्या वहां दरिद्र नहीं है? क्या वहां शराब नहीं है? क्या वहां गोरे रंग का अयोग्य पक्षपात नहीं है? कान्यकुब्ज प्रकाश से कहो, रेड रोना बंद करे, यहाँ पर बल्कि रंडी रोना बंद करे, जल्दी समाज का ढांचा बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं निश्चय कुशल नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो व्यंग का पैनापन, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल से युक्त है। व्यंग भी कई बार पूछा जाता है कि क्या आप अपना पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, इस टाइप से। तो ध्यान रखिए, कई बार इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ जाती हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जो कि एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए थे और भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन उनकी भी एक खास विशेषता थी। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंच गई है मिर्जापुर। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि इनका उपनाम है, इनका जन्म 1855 में और निधन 1894। न जाने, ऐसा लग रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र और ये दोनों एक ही साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रेमघन मिर्जापुर के रईस थे। प्रेमघन आप देख रहे हैं ना, काशी से शुरू हुई थी, फिर प्रयागराज गए थे, फिर कानपुर गए थे, फिर वापस हम मिर्जापुर आ गए। इसको आप अपने कॉपी पर ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा मैप बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ में आएगा कौन व्यक्ति किस इलाके का था और उसके ऊपर कैसा प्रभाव था। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आपने तो सुना होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र, लेकिन उनके पहले एक व्यक्ति आया जिसने अपनी जाति को ही सबसे पहले रखा, इसके बाद अपना नाम रखा। इतनी बड़ी बात है, इस चीज को समझिए। तो प्रेमघन मिर्जापुर के रईस थे, सामान्य परिवार से नहीं थे, अच्छे परिवार से थे। वे भारतेंदु के विचारों के समर्थक थे, वो भारतेंदु से काफी प्रभावित थे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनका काम ऐसा था कि वो अपने समकालीनों में भी आदर्श के रूप में थे। आप अपने दाएं बाएं देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए आदर्श। भारतेंदु आदर्श थे बहुतों के। उन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद दो पत्र निकाले, जिनमें अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ और कर से यानी टैक्स से पीड़ित किसानों के क्लेश का वर्णन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेमघन की दो पत्रिकाओं का उल्लेख किया जा रहा है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, जिसमें अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ था, यानी कि गुलामी के प्रति विरोध, आलोचना भी थी, और किसानों के ऊपर जो भी टैक्स लगाया गया था उसकी भी भर्त्सना की गई थी। पर उनकी भाषा शैली में रईसी का अलंकार और रीति तत्व की प्रचुरता है, अनुप्रास तो पदे पदे मिलता है। यानी कि प्रेमघन की जो भाषा है वो अलंकारिक। शुक्ल जी के अनुसार वे पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। देख रहे हैं बच्चन सिंह ने शुक्ल जी को किस तरीके से कोट किया हुआ है। यानी कि आपको जोड़कर देखना है कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तो ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि किसके बारे में कथन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में उल्लेख करते हुए शुक्ल जी ने कहा था कि पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है।
बच्चन सिंह ने इसी बात को दोहराया है। अन्य लेखकों में हरिश्चंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री, बेताल, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि का उल्लेख है। अगर भारतेंदु योगीन निबंधकारों की बात करें तो इन लोगों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप देख रहे हैं राधाचरण गोस्वामी और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। जब भी आपने पृथ्वीराज रासो को पढ़ा होगा तो इनका नाम वहां पर आप देखे होंगे। तो ये तो हो गए भारतेंदु और भारतेंदु के समय के प्रतिष्ठित निबंधकार, जिनसे कि परीक्षाओं में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। इस लेक्चर का एक उद्देश्य ये भी था कि आप फोकस करेंगे उन्हीं पर जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। भारतेंदु मंडल के निबंधकारों ने निबंध की जो नींव डाली, उसी पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की इमारत खड़ी हुई। एक भारतेंदु मंडल था जिसमें तमाम ऊपर नाम हमने गिनाए हैं, वो उसी मंडल में शामिल है। तो ये निबंधकार सिर्फ निबंध नहीं लिखे, बल्कि निबंध की नींव को डाले और आगे चलकर बड़े बड़े निबंधकार आपको दिखाई पड़े। उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। इनका जन्म 1864 ईस्वी में और निधन 1938 ईस्वी में होता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 14 साल के थे तब महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे। हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्ग निर्देशक थे, पर न वे गंभीर विवेचक थे और न शैलीकार। बच्चन सिंह कैसे बड़ाई करते हुए चट से एक चाटा मार दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहा कि द्विवेदी जी हिंदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे, हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्ग निर्देशक थे, पर न वे गंभीर विवेचक थे और न शैलीकार थे। जिस तरीके से आलोचकों का गुण होना चाहिए, उस तरीके के गुण बच्चन सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी में नहीं देख रहे। तो ये कथन जरूर ध्यान में रखिए। पहले बड़ाई किया और फिर तुरंत बुराई कर दी। इसको कहते हैं विशुद्ध आलोचक, कि गुण भी बताना और दोष भी बताना। उनके गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे, यानी जो भी उन्होंने निबंध लिखा है, गद्य लिखा है, उसमें कोई शैली नहीं दिखाई पड़ती है। और जो उन्होंने अनुवाद किए हैं वो भी सिर्फ अनुवाद ही। जैसे एक तथ्य यहाँ पर है, संपत्ति शास्त्र कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसका निबंध है। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। नंदुलारे वाजपेयी इसे भी अनुवाद करते हैं। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनसे उस समय के लोग थर थर कांपते थे, सरस्वती में अपनी कविताओं को छप जाने के बाद वो हल्ला करते थे कि हमारी कविता सरस्वती में छप गई, सरस्वती में छप गई। निबंध के मामले में बच्चन सिंह और नंदुलारे वाजपेयी महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस तरीके से धो रहे हैं, वो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं। संपत्ति शास्त्र नाम का उन्होंने निबंध लिखा तो कहा गया कि ये साहित्य नहीं है, भले ज्ञान की बात हो सकती है। और आपको नहीं भूलना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। यूं ही ऐसे ये नहीं दिया गया। नंदुलारे वाजपेयी उनके निबंधों को कहते हैं कि ये अनुवाद किए गए, कहीं से नकल किए गए। अनुवाद भी एक भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरण हो गया। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा, ज्ञान राशि की संचित कोष ही का नाम साहित्य, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि ये परिभाषा खूब पूछी जाती है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप जरूर ध्यान में रखिए। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा। शुक्ल जी ने भी एक तरीके से आलोचना की है कि वो निबंध तो नहीं कहे जाएंगे, बस बातों का क्या है, संग्रह। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं नोट्स, लेकिन आप इसको बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं, आप केवल पॉइंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पर बुलेट लगी हुई है इसको बस आप पढ़ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप तो कक्षा में बैठे हुए हैं, जहां भी जरूरत पड़ रही है उसको हम बातचीत कर रहे हैं। बातों का संग्रह हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं रचनाकारों को कैसे समझना है उसके प्रति दृष्टि भी आपकी विकसित हो रही होगी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा है। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों में विचारों की गुम्फित परंपरा नहीं है, कहीं कहीं भावना का उच्छ्वास जरूर है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तो तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। एक कथन ये भी पूछा जाता है। ऐसे कथन परीक्षाओं में आ जाते हैं तो विद्यार्थी इधर उधर किताब ढूंढना शुरू कर देते हैं कि सवाल कहाँ से पूछा गया था, हमने तो वन लाइनर पढ़ा था, उसमें कहीं दिया ही नहीं था। ये सवाल मूल किताबों से पूछे जाते हैं और उसके तरफ हमने ध्यान दिलाया आपका कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती।
ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हुई। द्विवेदी जी के गद्य पर सटीक टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है। इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी जी के गद्य में भेद है। यह भेद गद्य की कलात्मक शैली को लेकर है। वे भी गंभीर विवेचनात्मक गद्य लिखते हैं, किंतु इस तरह के गद्य में और उनके साधारण गद्य में भी हिंदी भाषा की खूबियों में वह पहचान नहीं है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त के गद्य में। द्विवेदी जी समर्थ मेधावी लेखक थे, किंतु हिंदी गद्य का सौंदर्य देखना हो तो भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। यह बात किसने कही? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा जिन्होंने हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काफी काम किया है। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है कि रामविलास शर्मा ने कहा कि ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन गंभीर विवेचनात्मक गद्य वो लिखते थे। लेकिन अगर हम निबंधों के सौंदर्य को देखना चाहें तो हमें भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों के पास जाना होगा। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी में वो चीज नहीं दिखाई पड़ती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप समझ गए, तमाम चीजें थी। अब बात करते हैं उसी समय के अन्य निबंधकार हैं जिनको कि मैं रामचंद्र शुक्ल के साथ ओपनर बैट्समैन के रूप में देखता हूं, सलामी बल्लेबाज कहता हूं। श्याम सुंदर दास, जिनका जन्म 1875 में और निधन 1945 में हो गया। शुक्ल जी इनसे मतलब छोटे थे, ठीक है, शुक्ल जी इनसे छोटे थे, 10 साल, लगभग 9 साल छोटे थे। श्याम सुंदर दास वह अकादमी साहित्यकार थे। श्याम सुंदर दास के बारे में यही कहा जाता है कि जो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो हम हिंदी विषय के रूप में शायद नहीं पढ़ते। इन्होंने बड़ा काम किया, छात्रोपयोगी ग्रंथों को इन्होंने प्रस्तुत किया और एकेडमिक इनका दृष्टिकोण था। जैसे हमने आप सभी को अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ संकलन प्रस्तुत किया है, वो छात्रोपयोगी और परीक्षोपयोगी है। लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर एक क्रिएटिव काम हो सकता था, लेकिन हमें लगा कि वे नए लेखक हैं, प्रकाशक उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है प्रकाशकों की। नए लेखकों को लगता है प्रकाशक भी जिनके बहुत फैन फॉलोइंग है उसी को छापते हैं। हमने विश्वास दिलाया कि भाई हमने छात्रों में विश्वास जुटाया है, आप इसको छापिए। तो बड़ा इधर उधर करने के बाद एक प्रकाशक तैयार हो, तो वो जो पुस्तक आ रही है वो एकेडमिक लेवल है। उसी तरीके से श्याम सुंदर दास भी थे, अकादमिक साहित्यकार। जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया। ये देखिए जो बुलेट है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आपने कई साहित्यकारों के बारे में जान लिया। भारतेंदु ने क्या किया? गद्य का परिष्कार किया, उसको एक शैली प्रदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए व्याकरणिक रूप से व्यवस्थित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी में अभी बच्चन सिंह इत्यादि ने जो भी लाख बुराइयां की होंगी, लेकिन व्याकरणिक व्यवस्था से इनकार तो नहीं किया जा सकता। श्याम सुंदर दास ने उसमें क्या किया? रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी जो पीएचडी हम लोग कर रहे हैं उस पर जोर दिया और नागरिक प्रचारणी सभा में से जुड़े रहते उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की खोज की, कोश का निर्माण किया। उनको मालूम था कि जब तक शब्द भंडार को हम सुरक्षित करके नहीं रखेंगे, उसके अर्थों को नहीं बतलाएंगे, तब तक साहित्य साहित्य नहीं रहेगा। और संपादन की तरफ भी वो गए। इसलिए आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादकों में श्याम सुंदर दास का नाम आता है। और यही नहीं, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर हम तो कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और डांटते हुए पढ़ा रहे हैं। मनोरंजन पढ़ाई में उतना जरूरी नहीं है जितना कि कंसंट्रेशन। आगे बताया जा रहा है कि वे नागरिक प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में एक थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये तथ्य जैसे ही आया है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, वो 3 संस्थापक कौन थे। उसमें तो एक तो यही थे, 2 और थे, राम नारायण और शिव कुमार, ऐसे करके नाम है। उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कौन? श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास का योगदान बहुत बड़ा रहा है। आगे की जो घटना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज कराई, उनके विवरण ग्रंथों का संपादन किया, हिंदी शब्द सागर जैसे बृहत प्रामाणिक कोश निर्माण का कार्य करवाया तथा स्वयं उसके एक संपादक रहे। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का, तो पढ़ते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले नोट्स के रूप में था, फिर उसको इतिहास ग्रंथ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बड़ा बड़ा इसका मतलब एक उसका क्रम है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास।
कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के साथ श्याम सुंदर दास एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहते थे, उनकी योजना थी, लेकिन वहां पर सब पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया। थोड़ा कुछ लोग श्याम सुंदर दास की तरफ सहानुभूति भी रखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा सा कुछ वहां पर इधर उधर किया है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका इन्होंने तैयार की थी और बाद में वो किया। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन का श्रेय भी उन्हें ही। पृथ्वीराज रासो जब भी पढ़ेंगे श्याम सुंदर दास, हमीर रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली काफी फेमस, ये सभी संपादित किया है श्याम सुंदर दास ने। और उनका अप्रोच क्या था? उनका अप्रोच था हिंदी साहित्य में कैसे छात्रों को मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब उच्च कक्षाओं में पढ़ाने योग्य हिंदी में ग्रंथ नहीं थे। तो ये दूरदर्शी दृष्टिकोण ही था कि वो अध्यक्ष बनते हैं बीएचयू में और आप लोग हिंदी विभाग में जाएंगे तो शायद इनका सबसे ऊपर नाम रहता है। उसमें रामचंद्र शुक्ल का भी नाम है और वर्तमान समय में भी हिंदी बीएचयू हिंदी विभाग में बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं जो पीएचडी में एडमिशन लेने को लेकर कैसे विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे थे। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो हिंदी डिपार्टमेंट है वो गुटबाजी में बदल चुका है। बहुत सारे लोग उसमें ग्रुप बनाकर खाली फेसबुक, घाट, पुलिया, चबूतरा और इधर उधर पर ही बैठे रहते हैं। ये बहुत दुख में बात कहनी पड़ती है और जिस तरीके से होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर रजनीश कुमार होते तो वो विभाग और कितना बेहतर होता, लेकिन इन छलियों ने बहुत सारी चीजों को रोक दिया। कहने का मतलब ये, उसमें कुलपतियों का भी बड़ा रोल रहा है। खैर, ये प्लेटफॉर्म उन सभी चीजों को एक जगह समावेशित करेगा। कई बार पढ़ाते पढ़ाते एक शिक्षक अपनी आत्मकथा या फिर जीवन संघर्ष में गुजर जाता है। इन साहित्यकारों से हमने सीखा हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से जोड़ते हुए आगे बढ़िए। मैं कई बार देखता हूँ लोग विद्यार्थियों का फोटो इत्यादि लगाते हैं कि मेरे कक्षा में इतनी भीड़ हुई। हो सकता है कुछ टीचर्स अच्छे होंगे, लेकिन ज्यादातर टीचर्स गुटबाजी के शिकार है। और उसमें क्या है कि आप उनकी प्रशंसा कीजिए, फला फला की प्रशंसा कर रहा है, ढेका ढेका की प्रशंसा कर रहा है, पूरा गुटबाजी का दौर चल रहा है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात आई, हिंदी विभाग की बात आई और अध्यक्षों की बात आई, तो एक किताब है, आप पढ़िएगा, रंजिश ही सही, वहीं के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने लिखा हुआ है। हमने उस किताब को पढ़ा है और पूरा पढ़ने के बाद हिंदी विभाग में जो भी राजनीति है वो पूरी समझ में आ गई। पढ़िए, आप लोग किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास इस कमी को पूरा करने के लिए भाषा विज्ञान, साहित्य आलोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य आदि का लेखन कार्य स्वयं संपन्न किया। ये चीजें उन्होंने की हुई हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्कालीन संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक साहित्यिक निबंध भी लिखे। इनके विषय प्रतिपादन में वैचारिक तारतम्य और गंभीरता है। कहने के लिए एकेडमिक है। मान लीजिए हमारी ये पुस्तक एमसीक्यू पैटर्न पर आई है, बहुत टुटपुजिए आलोचक कर सकते हैं कि क्या किया है, एक ऑब्जेक्टिव किताब निकाल दिया है, लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको साहित्य दृष्टि, इतिहास दृष्टि और इतिहास लेखन पूरा नजर आएगा। तो जो चीज अगर तुलसीदास न होते तो रामचरित मानस और राम के बारे में पता ही नहीं चलता, केवल वाल्मीकि रामायण लोग ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे। सबल सिंह चौहान नहीं होते तो महाभारत को हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर समझना है तो वस्तुनिष्ठ संकलन रजनीश कुमार का आपको खरीदना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। अगर श्याम सुंदर दास नहीं होते तो रामचंद्र शुक्ल नहीं होते। अगर सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर नहीं होते। यहाँ पर आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल अगर हैं तो श्याम सुंदर दास की वजह से, रोहित शर्मा है तो विराट कोहली की वजह से है, धोनी है तो अपने उन तमाम जो भी समकालीन खिलाड़ी थे उनके वजह से। ठीक है, कुछ व्यक्ति की अपनी खास विशेषताएं होती हैं। तो साहित्य में क्रिकेट को समावेशित करना हमारी पुरानी आदत रही है, उसका आनंद लीजिए। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक व्यक्ति के ऊपर, जिनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त, जिसने महावीर प्रसाद द्विवेदी को सबसे ज्यादा चुनौती दी। चुनौती देने का कारण भी था, इनका जन्म पहले देख लेते हैं। 1865 में इनका जन्म होता है, यानी कि ये एक साल छोटे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते थे ये। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। द्विवेदी जी साहित्यिक पत्र के संपादक थे तो गुप्त जी समाचार पत्र के। इस ध्यान में रखिए,
सरस्वती कैसा था? साहित्यिक पत्र था। और गुप्त जी ने कुछ पत्र किया जिसमें भारत मित्र का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं और भी। तो ये समाचार पत्र के संपादक थे, पर उनकी भाषा पर, पत्रकारिता की भाषा ने जो धार चढ़ाई वह अप्रतिम है। यानी कि जो एक समाचार पत्र की भाषा होती है उसका प्रभाव इनके साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। द्विवेदी के समसामयिक होते हुए भी वे उन्हें इतिवृत्तात्मक प्रभाव मंडल से अस्पृश्य थे। व्याकरणिक शुद्धता में द्विवेदी जी से 20। आप देख रहे हैं कि द्विवेदी जी को व्याकरण के लिए जाना जाता है, लेकिन द्विवेदी युग की एक खास विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। उससे काफी दूर थे बाल मुकुंद गुप्त। लेकिन जब भी व्याकरणिक शुद्धता की बात आए तो द्विवेदी जी से 19 नहीं थे बल्कि 20 थे। वो कई बार द्विवेदी जी को डांट देते थे। एक घटना है, एक शब्द है जिसको लेकर इतिहास में चर्चा की जाती है, वो शब्द है अनिश्चितता। अनिश्चितता शब्द को लेकर द्विवेदी जी और गुप्त जी में छिड़ने वाले विवाद से यह सिद्ध है। भाषा की सरसता और चुटीले व्यंग्य की कला में उनकी अद्वितीयता का क्या कहना। व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है, जबकि निराला उनके बाद के हैं, बाल मुकुंद गुप्त के। अब व्यंग्य के बारे में 2-3 तथ्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उनके व्यंग्यात्मक लेखन के संबंध में उनके जिन शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे का उल्लेख किया जाता है, वे 1904 से 1905 में भारत मित्र में छप चुके थे। उस समय गुप्त जी उसके संपादक थे। यानी एक तरफ भारत मित्र का संपादन कर रहे थे और उसी में व्यंग्यात्मक निबंधों को भी प्रकाशित कर रहे थे, जिसमें शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे दो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि मिलता जुलता है। हमने कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न को पूछा था। इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि जब हम कुछ पढ़ते हैं और कुछ भी इंटरेस्टिंग, रोचक और विद्यार्थियों के दिमाग को रबर की तरफ बढ़ाने में योगदान करने वाला तथ्य दिखाई पड़ता है तो हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। आगे लिखते हैं, हो सकता है इनके लेखन की प्रेरणा उन्हें लाला लाजपत राय के उर्दू कोहिनूर में छपे राधा कृष्ण के चिट्ठे से मिली हो। गुप्त जी उस समय कोहिनूर के संपादक, यानी आप देख रहे हैं कि 2-2 पत्र पत्रिकाओं के संपादक के तौर पर थे। ये पत्र समाचार पत्र के रूप में माने जा सकते हैं। तो लाला लाजपत राय का पत्र था कोहिनूर, जो कि उर्दू भाषा में निकलता था, और वहां से भी बाल मुकुंद गुप्त जुड़े हुए थे। इतनी विडंबना है कि जिस समय सरस्वती शैली के लेखक और स्वयं सरस्वती के संपादक लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी राज्य का गुणानुवाद कर रहे थे, उसी समय गुप्त जी दोनों पर चोट करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि अब तक के सबसे खतरनाक व्यक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त। दोनों को, एक तरफ महावीर प्रसाद द्विवेदी को टारगेट किया, दूसरी तरफ लॉर्ड कर्जन को भी टारगेट किया। शिव शंभू के चिट्ठे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी और तमाम जगहों पर भी। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। वे हर प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर साहित्यिक। बहुत अच्छी बात थी, अन्याय के विरुद्ध थे। आजकल इस तरीके के संपादक आपको कम मिलेंगे। संपादक देखते हैं कि कौन प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, किसके सुपरवाइजर बहुत ताकतवर है, किसकी किताब चल रही है, क्या चल रही है, फिर उसका वो है। नॉर्मल व्यक्ति का तो छपना बड़ा मुश्किल है, बोल देंगे कि आपका तो नहीं छपेगा, पता नहीं, आपको कोई जानता ही नहीं। उम्मीद है कि जो हमारी किताब आ रही है आप लोग उसको इतना प्रेम देंगे, इतना स्नेह देंगे कि प्रकाशक खुद आके हमारे सामने बोलेंगे कि एक मौका हमें भी दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जगह बनाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। चीजों को ध्यान में रखिए, ये संघर्ष का प्लेटफॉर्म है, अपने को जोड़िए इससे। बाल मुकुंद गुप्त के बाद जो अगला नाम आता है उनका नाम है गोविंद नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1859 और निधन 1926 में हुआ। यानी कि आप देखेंगे भारतेंदु के समय के रहे। मिश्र जी लेखक से पहले वैयाकरण, ये व्याकरणाचार्य थे एक तरीके से गोविंद नारायण मिश्र। प्राकृत विचार में भाषा के उद्भव और विकास पर विचार तथा विभक्ति विचार में विभक्तियों का व्याकरणिक विवेचन हुआ है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्राकृत विचार और विभक्ति विचार किसके निबंध है, तो ध्यान में रखना है गोविंद नारायण मिश्र। अनिश्चितता शब्द को लेकर छिड़ने वाले विवाद में उन्होंने द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। यानी कि भैया, और हो सकता है मित्र रहे होंगे, उनका पक्ष ले लिया था, यानी बाल मुकुंद गुप्त के साथ नहीं थे। अपने निबंधों में वे पग पग पर उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि लुटाते चलते थे। तो बस आपको ध्यान में रखना है, इनसे 2 ही तथ्य पूछे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब ये लिखते थे तो इनके दिमाग में बाण और कौन कौन इनके ध्यान में रहा करते। हमने शुक्ल जी में बताया हुआ है, संकेत कर दिया, आप जाकर देखिए। विभक्ति विचार और प्राकृत विचार जरूर ध्यान में रखिए, गोविंद नारायण मिश्र का है, और बाकी चीजें आप ध्यान में रख ही रहे होंगे।
बात करते हैं माधव प्रसाद मिश्र के ऊपर। मिश्र जी भारतीय परंपरा के निबंधकार थे, लेकिन वे उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते। निबंधों में भाव कम और बाह्य आडंबर अधिक। इंपॉर्टेंट ये इतना नहीं। बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह के ऊपर। सरदार पूर्ण सिंह के बिना कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई। तो इंपॉर्टेंट सरदार पूर्ण सिंह, जिनका जन्म 1881 में और निधन 1931 में हुआ, यानी सरदार पूर्ण सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 2-3 साल बड़े थे और पहले ही मर भी गए। वह साधु स्वभाव के मानवतावादी निबंधकार हैं। अभी तक जितने निबंधकारों के बारे में आपने पढ़ा, किसी के बारे में ये शब्द नहीं प्रयोग किया गया कि वो मानवतावादी निबंधकार थे। तो क्यों थे, आगे बताया जा रहा है। उनके निबंधों को पढ़ने से पता लगता है कि वे पश्चिम के भाववादी दार्शनिकों इमर्सन, कार्लाइल, टॉलस्टॉय, रस्किन, व्हिटमैन, थोरो से विशेष प्रभावित थे। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार है जो पश्चिम के दार्शनिकों से प्रभावित था। तमाम नाम दिए गए, पर उनके मूल प्रेरणा स्रोत स्वामी राम तीर्थ थे। यानी जो उनके प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे? राम तीर्थ। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूरोप के लोग तो उनको प्रभावित किए ही, साथ में जो भारत के थे स्वामी राम तीर्थ, उनका भी प्रभाव उनके ऊपर था। गुरु नानक की मानवीय समता और करुणा की धारा भी उनमें प्रभावित। यानी देख रहे हैं कि सरदार पूर्ण सिंह, शायद इनके नाम में ही पूर्ण लगा हुआ है, कई जगहों से इन्होंने चीजों को देखने का प्रयास किया। उन्होंने कुल मिलाकर 8 निबंध ही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कई जगहों पर इनके 6 निबंधों की चर्चा की जाती है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने उनके कितने निबंधों को माना है। तो 8 निबंधों के बारे में चर्चा की है। सच्ची वीरता, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ब्रह्म कांति तथा अमेरिका का मस्ताना जोगी वाल्ट हिटमैन। ये भी खूब पूछा जाता है। ये सभी निबंध पूछे जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। और कई बार पूछा जाता है कि किस तरीके के निबंधकार थे, तो भाव व्यंजक निबंधकार थे। सभी चीजें आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ वस्तुनिष्ठ संकलन में मिल जाएंगी और यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि साहित्यकार की श्रेष्ठता लेखन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि मात्रात्मकता पर। हमने कई बार आप सभी को कहा है कि गुणवत्ता आपको विशेष बनाती है। ये नहीं कि संख्या में आप रोज कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, रोज नोट्स बेच रहे हैं, रोज बैच पे बैच लागू कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। संख्या बढ़ेगी, 2-4 बच्चे तो अपने मेहनत सफल होंगे ही होंगे। अनुराग हिंदी एकेडमी के भी बच्चे सक्सेस होते हैं, लेकिन वो ढोल तो नहीं पीटते। तो गुणवत्ता पर जोर दीजिए। यही ध्यान पूर्ण सिंह का था, यही ध्यान चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी लिखते वक्त था, यही ध्यान तमाम साहित्यकार थे जिनके ऊपर अंदर में था। तो गुणवत्ता साहित्यकार को श्रेष्ठ बनाती है, न सिर्फ साहित्यकार को बल्कि शिक्षक को भी श्रेष्ठ बनाती है। इन निबंधों में मनुष्यता के मूलभूत तत्वों, आचरण, श्रम, प्रेम आदि पर विशेष बल दिया गया है। पंडित, मौलवी, पादरी के तत्व ज्ञान को वे तत्वहीन मानते हैं। थोड़ा गहरे बैठने पर पापी में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में पापी दिख पड़ेगा। साधु वह है जो अपना खून सुखाकर दूसरे को फल फूल अन्न दूध देता है। अपने जीवन दर्शन को वे लक्षण के आधार पर समाज की जड़ों तक ले जाते हैं। आजकल मैं साधुओं को देख रहा हूँ और वो सभी बहुत पैसे की बात कर रहे हैं। कुछ खासतौर से ज्योतिष बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पैसे पर आकर रुक जाते हैं, पैसे के आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पर मैंने देखा बहुत लोग जो इसमें विश्वास करते हैं और उनके साथ छल भी किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि साधु वह है जो अपना खून सुखाकर दूसरों को फल फूल अन्न दूध देता है, वो साधु कहलाता है। लाक्षणिक प्रयोग के लिए पूर्ण सिंह जाने जाते हैं और विरोधाभास उनकी शैली के मुख्य उपादान है। अब हम बात करते हैं उन्हीं के पूरक के तौर पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ऊपर। इनका जन्म 1883 में, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 1 साल बड़े थे। 1920 में इनका निधन हो गया, बहुत जल्दी से निधन हो गया। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के गुलेर गांव के निवासी थे। महाराज जयपुर के आमंत्रण पर वे जयपुर आ गए। गुलेरी जी का जन्म यहीं पर हुआ। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी आप संबंध देख रहे हैं, ये सामान्य परिवार से नहीं थे। जिनका संबंध महाराज जयपुर से हो वो आम आदमी नहीं हो सकता। जयपुर उनके पिताजी आ गए और वहीं पर इनका जन्म हो गया। सवाल पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बहुत लोग कांगड़ा लगा देते हैं, लेकिन सही मायने में इनका जन्म कहाँ हुआ? जयपुर। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। वे महामना मालवीय के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर भी रहे। एक जमाना था जब पढ़ने लिखने वाले लोगों को बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बुला लिया जाता था कि आप अपना योगदान दीजिए। तो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इनको बीएचयू में बुलाया कि आप आइए यहाँ पर पढ़ाइए। ठीक, वहां पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी चले गए।
इसी समय वे काशी नागरिक प्रचारी सभा के निकट संपर्क में आए और हिंदी की सेवा में द्विगुणित उत्साह से लगे, दुगने उत्साह से हिंदी की सेवा करने लगे। इसके पहले भी वे हिंदी में लिखते रहे। जिस वर्ष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला, उसी वर्ष उन्होंने जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकालना आरंभ किया। ये घटना आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़कर देखना है कि ये जो वर्ष है 1903 पत्रकारिता में एक अच्छा वर्ष माना जा सकता है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार संभाला, उसी समय जयपुर से समालोचक नाम का पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। ये बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखें। सवाल पूछा जाता है कि समालोचक पत्र कहां से निकलता था। संस्कृत की पढ़ाई उन्हें विरासत में मिली। संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के अतिरिक्त वे श्रेष्ठ भाषाविद और अनुसंधाता, कवि, कहानकार और निबंध लेखक भी थे। अब ये बात आप समझ जाएंगे कि पुरानी हिंदी का जिक्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया, ठीक है। कविता इत्यादि तो जो लिखा है, कहानी के बारे में उसने कहा नाम से जो कहानी लिखा वो है। निबंध में आप आगे जानेंगे ही चीजों को कि कछुआ धर्म, ठीक है, और मारस मोहि कुठाओं, इस टाइप से भी उन्होंने लिखा है। पंडिताई और सहृदयता का जो विरल सहयोग उनमें दिखाई पड़ता है, वो आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखा जा सकता है। एक और वे अशोक की धर्म लिपियों का संपादन करते हैं, दीदारगंज की मूर्तियों का पुरातात्विक विश्लेषण करते हैं, पुरानी हिंदी नामक निबंधमाला लिखकर अपभ्रंश की विशेषताओं का विद्वत्तापूर्ण उद्घाटन करते हैं। तो दूसरी ओर काशी, जय जमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुठां जैसे व्यक्तित्व व्यंजक निबंध भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। और जितने भी तथ्य हैं सभी छात्र उपयोगी और परीक्षोपयोगी। छात्र उपयोगी इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू इत्यादि में जाएंगे तो इस लेक्चर के बहाने आप किसी भी निबंधकार के बारे में 2-4 शब्द बोलने लायक हो गए होंगे। इन निबंधों की 3 विशेषताएं, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंधों की, कि जिंदा दिली है उसमें, संदर्भण कला है और चोट करने की व्यंग्यात्मक क्षमता भी। तो ये काफी है, आपके अंदर जिंदा दिली हो, आप संदर्भ प्रसंग के माध्यम से चीजों को लाते हो, जिसको कि नामवर सिंह ने प्रसंग गर्भत्व शब्द का प्रयोग किया। और किसी ने कहा कि प्रसंग गर्भत्व आप क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब प्रसंग होगा तभी तो गर्भ होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही हुई थी एक सेमिनार में, हम खुद वहां पर वहां कर रहे थे। ये बात मैं बता रहा हूँ, हिंदी भवन दिल्ली में एक जगह है, राजघाट के आसपास में कहीं है, तो वहीं पर 1980 के बाद की कहानी के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। और उनकी 4-5 आलोचनात्मक किताबें आई थी, जिसके संपादक के तौर पर हिंदी के एक अच्छे प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी ने किया हुआ था। तो हम बीएचयू के विद्यार्थी थे, तो त्रिपाठी सर ने हम लोगों को भी बुलाया था। हो सकता है त्रिपाठी सर वर्तमान समय में न पहचान पाए, पहचान का संकट भी तो है। भारतेंदु के निबंधों में जो जिंदा दिली मिलती वह थोड़ा संयमित रूप में हो जाती। निबंधों के बीच में जो ऐतिहासिक और मिथकीय संदर्भ ले आए जाते थे, उनके पांडित्य और प्रगतिशील मूल्य दृष्टि के परिचय, ये सारी चीजें हैं। संदर्भण कला का कविता में सार्थक प्रयोग तुलसीदास ने किया है और निबंधों में गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आप देख रहे हैं बार बार बच्चन सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी घुसेड़ दे रहे हैं। पर जहां बात कर रहे हैं गुलेरी जी के ऊपर, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी बात कर रहे हैं। लगता है पसीने में भी कुछ उसमें होता है क्या, तीखापन, मिर्चा नुमा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी दिक्कत है गर्मी में। तो गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की तुलना तुलसीदास, संदर्भण कला, प्रसंगों, इसीलिए आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा, तो इसमें बताया गया कि वातानुकूल प्रसंगों का विवेचन तुलसीदास की एक खास विशेषता है। मैं उसको पूरा ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन शब्द कुछ ऐसा है, ठीक। द्विवेदी जी की अपेक्षा इनकी चोट अधिक मारक होती। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्होंने बोलचाल की भाषा और मुहावरों का ऐसा प्रयोग किया है कि निबंधों में अद्भुत ताजगी आ गई। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा जकड़ नीति के विरुद्ध थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनके लगता था कि इतना व्याकरणबद्ध कर देना भी अच्छी बात नहीं है कि गुड मॉर्निंग को बोला जाए मंगल सूचक प्रातः का, तो व्यक्ति सोचे कि ये गलिया रहा है या फिर प्रणाम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो भाषा जकड़ नीति के विरुद्ध थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वे भाषा का लचीलापन बनाए रखना चाहते थे। कई बार आप देखेंगे जकड़ना अच्छी बात नहीं है। वे भाषा के संबंध में भारत मित्र के संपादक के साथ जो द्विवेदी जी के विरुद्ध थे, कौन? आप ध्यान में रखिए, वो बाल मुकुंद गुप्त की बात आ गई यहाँ पर। द्विवेदी जी के संस्कृत ज्ञान का भी उन्होंने संयमित ढंग से मजाक उड़ाया। यानी आप देख रहे हैं कि भारतीय युग में जितने भी लेखक थे वो भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। द्विवेदी युग में जितने भी लेखक रहे वो द्विवेदी जी की आलोचना ही की है।
ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप इस पे एक शोध टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। क्यों कारण था, हो सकता है कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कड़ापन रुख था वो लोगों को पसंद नहीं आता रहा। कहना होगा कि बाद में द्विवेदी जी की गद्य भाषा का चलन नहीं, जो द्विवेदी जी सोच रहे थे वो आगे नहीं बढ़े। गद्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गुलेरी जी ने किया, मतलब जो लचीलापन। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण युग में निबंध लेखन का शुरुआत किस प्रकार से होता है, क्या। उम्मीद है कि अभी तक जितना हमने आप सभी को पढ़ाया है एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। पूर्ण सक्षमतावादी युग में किंचित निबंध जो है वो वैचारिक हो चला था, जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भूमिका में कि बुद्धि के साथ तो शुरुआत हुई है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ी है हृदय को भी साथ में लिया गया। हृदय और बुद्धि का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और इसी को कामायनी में भी रखा गया है। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास की निबंध परंपरा रामचंद्र शुक्ल में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंची। जो यहाँ से चल रहा था तो रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा ये किया, फिर ऐसे चीजें समझिए। फिर इसके बाद वस्तुतः शुक्ल जी इस काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इनके निबंधों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मनोविकार संबंधी निबंधों की श्रेणी और आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी। शुद्ध निबंध विधा के रूप में पहली कोटि के निबंधों की गणना होगी। इस तरह के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कमेंट्री सेक्शन में एक सवाल पूछा था, उसका जो आधार था यहीं से था। चिंतामणि भाग 2 में आलोचनात्मक निबंध संकलित हैं। जो निबंध उन दोनों में संग्रहित नहीं किए गए थे उन्हें अब चिंतामणि भाग 3 में संग्रहित कर लिया गया है। अब चिंतामणि भाग 4 भी संपादित हो चुका है। सवाल पूछा जाता है कि चिंतामणि में कुल कितने भाग हैं, इसके कुल कितने भाग हैं, तो इसका उत्तर होता है 4। हाँ, मुझे कहने में काफी गर्व हो रहा है और अभिमान भी हो रहा है कि चिंतामणि भाग 4 जिसने संपादित किया है उसमें हमारे गुरुदेव, हमारे सुपरवाइजर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने मिलकर किया हुआ है। तो आप जरूर देखिए। इसका मतलब है कि हम भले रईस परिवार से न जुड़े हों, लेकिन साहित्यिक रूप से रईसों से संबंध रहा। बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं के बहाने हमने बहुत सारे आलोचकों के बारे में सुना, रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो हमने सोचा कि अब तो मैं लिख नहीं सकता, तो वस्तुनिष्ठ संकलन ही निकाल दो। नामवर सिंह के बारे में तो अनगिनत कहानियां, तो काफी अच्छा है। अच्छा मतलब संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये बात सभी लोग नहीं बता पाएंगे। कई विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये बात फालतू भी लगती है, लेकिन अपना भी तो मनोबल बढ़ाना है, अपने भी तो यात्रा को देखना है कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे। मनोविकार संबंधी निबंधों को लेकर कुछ लोग यह कहते हुए पाए गए कि ये साहित्यिक निबंध नहीं, पर इन निबंधों में केवल शुक्ल जी के विचार ही नहीं अभिव्यक्त हुए हैं, बल्कि उनका अपना व्यक्तित्व भी प्रकाशित हुआ। ये प्रभाव आप देख रहे हैं कि कोई भी रचनाकार अगर रचना लिखता है तो सिर्फ वो उसके विचार नहीं होते हैं, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उसमें झलकता है, उसका पूरा रूप दिखाई पड़ता है। पुस्तक के निवेदन में उन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1 में, इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्मा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती रही है। बुद्धि जहां कहीं मार्मिक या भावकर्षक स्थलों पर पहुंची है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। ये भूमिका से लिया गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। जाहिर है निबंधों में बुद्धि के साथ हृदय का भी यथोचित योग होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर बुद्धि है और हृदय दोनों का समावेश व्यक्ति को मजबूत बनाता है। कहीं मैं सोशल मीडिया पर ही पढ़ रहा था, एक विद्यार्थी ने लिखा था कि प्रेम और पीएचडी को चुनना पड़ेगा, तो प्रेम को चुनेंगे कि पीएचडी को चुनेंगे। तमाम विशेषज्ञों ने अपना कमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि इन मुद्दों पर विशेषज्ञ खाली पड़े हुए हैं और अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रेम के तो सभी लोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि सबका अलग अलग अनुभव है। मनोविकार संबंधी निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये सभी मनोविकार संबंधी निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। शुक्ल जी के पहले बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और माधव प्रसाद मिश्र इस दिशा में पहल कर चुके थे। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अचानक मनोविकार संबंधी निबंधों को नहीं लिखते हैं, उसके पहले उसकी परंपरा चल रही थी। थोड़ा सा वो भले कुंद रही होगी, क्षीण हो गई होगी, लेकिन शुक्ल जी ने उसको फिर से जीवित कर दिया। इस संदर्भ में भट्ट जी के आत्मनिर्भरता, मिश्र जी के मनोयोग और माधव प्रसाद मिश्र के धृति और क्षमा निबंध उल्लेख्य हैं। तो ये सभी निबंधों को ध्यान में रखिए, अलग अलग है। 3 तथ्य यहाँ पर 3 प्रश्न के तौर पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। यह पूरा युग ही
अंतर यात्रा का युग है। इसलिए शुक्ल जी ने मनोविकारों का अपने निबंधों का विषय बनाया। अंतर यात्रा, जो मन में चीजें चल रही हैं, अंतर यात्रा इसको कहते हैं। एक तो ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा होती है, एक मन की यात्रा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार आप एकांत में बैठकर पढ़ते होंगे तो आप अपने अंतर यात्रा से लड़ते हैं कि अब तक कब तक तैयारी करें, कब तक पढ़ते रहेंगे, कब नौकरी मिलेगी, अनुराग हिंदी एकेडमी को कब तक फॉलो करेंगे, कब तक इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते रहेंगे, हमारा दिन कब आएगा। लड़ते हैं आप, और ऐसे लड़ते लड़ते आपकी यात्रा सफलता की यात्रा में बदल जाती है। फिर आपसे लोग पूछने लगते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, हमको भी बताओ, हमको भी बताओ। फिर आप अगर कोई खरीद लेता है तो आप उसकी बात बोलते हैं, लेकिन जब आप अपनी अंतर्यात्मा की सुनते हैं तो आप बोलते हैं कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन अनुराग हिंदी एकेडमी पर हमने जो देखा वो बेमिसाल था। इन निबंधों पर, यानी कि जो मनोविकार निबंध है, इन निबंधों पर सैंड के फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर का पूरा प्रभाव है, जिसे शुक्ल जी ने अपने ढंग से ग्रहण किया। यानी कि यूरोप का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, किंतु इन निबंधों में उनकी भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि कहीं लुप्त नहीं हुई पाई। अधिकांश निबंधों के बीच बीच में गोस्वामी जी की रचनाओं के अंश उद्धृत है। इसलिए कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, हम खोजते रहते हैं आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में, और पता चला कि वो तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अपने निबंधों में बोले हुए। ये काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इससे स्पष्ट है कि गोस्वामी जी की कृतियों द्वारा रचा गया उनका मानस उनके निबंधों में भी साथ साथ है। यानी कि आचार्य शुक्ल के ऊपर तुलसीदास के रामचरितमानस का काफी प्रभाव है, और जब प्रभाव रहता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं उसको ला देता है। जैसे हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे और उनके ऊपर 1857 का काफी प्रभाव था, तो रोज एक बार 1857 का जरूर नाम लेते थे। आपके भी प्रोफेसर होंगे जो कुछ उनका एक खास शब्द होगा या फिर खास उनके जीवन की घटना होगी जो उसका उल्लेख एक बार जरूर कर देते होंगे, चाहे वो डी हो, जामिया हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, कोई कमेंट जरूर करिएगा। और हमारी की खास विशेषता, हम किस चीज को लेकर रोज एक बार आप सभी को बोल ही देते हैं। चैनल के बारे में उसको छोड़कर बाकी जो भी नई चीज होगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। आगे ये आकस्मिक नहीं है कि जिस समय ये निबंध लिखे जा रहे थे उसी समय प्रसाद की कामायनी भी लिखी जा रही थी। ये तथ्य जोड़िए, जब चिंतामणि लिखा जा रहा था, लिखने के लिए इसका जो कलेक्शन हुआ वो तो 1939 में हुआ, लेकिन पहले से ही लिखी जा रही थी, सारी चीजें लिखी जा रही थी, तो उस समय कामायनी भी लिखी जा रही थी। न जाने क्यों आप देखेंगे कि कामायनी में जितने भी शीर्षक दिए गए, सर्ग दिए गए, सभी मनोविकार से जुड़े हुए। कैसे कोरिलेट करना है उसको देखिए, ये युग की मांग। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे मनोविश्लेषणवादी कथाकार साहित्यकार भी दिखाई पड़ते हैं। तो वो दौर था कि मन के अंदर जो उलझन चल रही है उसको साहित्यकार बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे, वो फैंटेसी के माध्यम से या फिर मनोविश्लेषणवादी जो भी फ्रायड इत्यादि थे उनके माध्यम से। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा इत्यादि, इनकी चर्चा बच्चन सिंह करते हैं। शुक्ल जी ने इनमें से अधिकांश को निबंध का विषय बनाया है, इसलिए उनमें गुणात्मक अंतर आ गया है, पर श्रद्धा दोनों को काम है। यानी श्रद्धा आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रही है, भक्ति श्रद्धा और कामायनी में भी श्रद्धा। सवाल पूछा जा सकता है बदलते हुए पैटर्न में, और बहुत कठिन सवाल हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाव है या मनोविकार है जिसको प्रसाद ने भी और शुक्ल जी ने दोनों ने फॉलो किया है। तो आंसर हो जाएगा श्रद्धा। और जो विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो तुरंत बता देंगे। किताबें तो आप बहुत पढ़ेंगे, नोट्स बहुत पढ़ेंगे, ये कोरिलेशन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरा प्रिय शब्द कोरिलेशन आप ध्यान में रखें। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में दोनों एक ही विषय के संबंध में सोच रहे थे। कौन? शुक्ल जी और प्रसाद जी। इन निबंधों को लिखते समय वे रस मीमांसा की भी तैयारी करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी रस पर भी बात करते हैं, जिसकी शुरुआत आचार्य भरत मुनि ने की थी। बीच में धीरे धीरे लोगों ने उस पर बातचीत किया। शुक्ल जी का मन में एक चल रहा था कि रस के बारे में जरूर बात करेंगे। लोभ और प्रीति के अंत में वे श्रृंगार रस के दो पक्षों सहयोग और वियोग का भी उल्लेख करते हैं। श्रद्धा और भक्ति में तो स्पष्टता भक्ति रस ही है। ठीक है, श्रद्धा में भी उन्होंने बताया भक्ति कैसे निर्मित होती है। ठीक है, प्रेम और योग का नाम भक्ति है और श्रद्धा एक भाव है, और कैसे अंतर किया हुआ है उसके केंद्र में कौन है? भक्ति रस। इनके निबंधों का उल्लेख करते हुए प्रायः दो बातें भुला दी जाती हैं या विस्मृत कर दी जाती हैं। एक मनोविकार का दूसरे से स्पष्ट अलगाव, और दूसरी मनोविकार का सामाजिक अनुसरण। दो बातें लोग ऐसे कर देते हैं कि भूल जाते हैं कि मनोविकार का मन से जो जुड़ाव है और जो उसका समाज से जुड़ाव है। जैसे श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है।
प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार है। ये कथन आ जाएगा तुरंत आप बता देंगे कि हमने बच्चन सिंह की पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में पढ़ा है और मनोविकारों पर चर्चा करते हैं। लोभ सामान्य उन्मुख होता है, प्रेम विषयोन्मुख होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये सभी कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वे प्रत्येक विषय को कर्म से जोड़ते हैं और आप देखें कर्म भी एक ऐसा भाव है जो कि कामायनी और चिंतामणि दोनों में दिखाई पड़ता है। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से हो सकता है। ये बात शुक्ल जी ने कही हुई है। भक्ति का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि राम और कृष्ण मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित थे, वो अलग नहीं है, इस जीवन से जुड़े हुए। करुणा के संबंध में भी उनका कहना है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। करुणा जरूरी, इसलिए वो दो चीजों पर ध्यान देते हैं। एक उसमें एक करुणा है, ठीक है। कविता पर जब भी वो चर्चा करते हैं तो एक करुणा का जिक्र करते हैं, एक और भाव है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा मैं विस्मृत हो रहा हूँ। इस तरह की मानवीय प्रवृत्तियां मरती जा रही हैं, इनको जिंदा रख करके ही मनुष्य को सजीव बनाया जा सकता है। करुणा आपके अंदर रहेगी तभी। महात्मा बुद्ध के पूरे दर्शन में इसको केंद्र में रखा गया। वे सामाजिक जीवन के लिए क्रोध की भी आवश्यकता महसूस करते हैं। अक्सर क्रोध को निगेटिव माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध के माध्यम से उसकी सामाजिक जीवन के लिए क्या प्रासंगिकता है उसको भी रखा। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बनाने वाला चाहे कड़े पहनने की शिक्षा दे भी दे, पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। आप देख रहे हैं जो लोग ठगते हैं आपको, वो क्रोध बहुत कम करते हैं। जो गुस्सा रहा है मान लीजिए कि वो सही आदमी है, ठीक है, नहीं तो जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले होते हैं और वो बड़ा क्रोध नहीं करते हैं। जो अगर धैर्य से बात कर रहा है समझ जाए कि वो कहीं ना कहीं आपको चूना लगाने वाला है। प्रश्न होता है कि उनके निबंधों की रचनात्मकता कहाँ है। कहा जाता है कि वे पहले सूत्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, पुनः 100 उदाहरण स्पष्ट करते हैं। यह तो उनकी शैली हुई। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की शैली आप ध्यान में रखिए कि पहले वो सूत्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर जैसे हम आपको पहले आपको नोट्स के रूप में फुटकल टाइप से पॉइंट वाइज बता रहे हैं, फिर उसका वाचन कर रहे हैं, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, फिर उसको आपके जीवन से जोड़ कर बता रहे हैं, तभी तो आपको आनंद आ रहा है, आप जुड़ रहे हैं। निबंधों के लिए जिस कसी हुई विचार परंपरा का शुक्ल जी ने उल्लेख किया है वह भी निबंध की संरचना का अनिवार्य अंग नहीं, उसमें तो निबंध का व्यक्तित्व स्खलित होता है। शुक्ल जी के निबंधों की रचनात्मकता उनके स्वानुभूत प्रसंगों में निहित है, व्यंग विनोद छेड़छाड़ में समाहित। क्रोध निबंध में वे संतों महात्माओं गांधीवादियों से अलग हटकर अपने ढंग से सोच रहे थे, यही उनकी प्रामाणिकता है। ऊपर का उदाहरण इसका प्रमाण है। शुक्ल जी की अपनी सीमाएं भी थी, उनका मर्यादावाद उन्हें उतना उन्मुक्त नहीं कर पाता कि निबंधों को निर्बंधता तक ले जा सके। सबसे बड़ी बात उस जमाने के साहित्यकारों में थी मर्यादा। इसी कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी इतना नैतिकवादी, आदर्शवादी और मर्यादावादी थे कि लोग उनको पचा नहीं पाते थे और आलोचना भी की। तो शुक्ल जी को आप समझ गए। अब आगे के जो निबंधकार है उनका नाम है गुलाब राय, जिनका जन्म 1888 में और निधन 1963 में होता है। गुलाब राय के बारे में कहा जाता है कि इनका निबंध व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार के तौर पर। हलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि उनके निबंध संग्रह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हलुआ क्लब कई बार पूछा जा चुका है, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति व्यंजक निबंध लिखा करते थे। अपनी व्यक्तिकता के बावजूद उनके निबंधों में उपदेश परकता की प्रवृत्ति है जो निबंधों का स्वरूप विकृत कर देती है। वाक्य छोटे छोटे हैं और शब्दावली सरल, पर दृष्टि के अभाव में निबंधों में कपाटता आ गई, मतलब इतिवृत्तात्मकता जिस समय के थे उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। रघुवीर सिंह वो अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर आए थे। शेष स्मृतियां, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसका निबंध संग्रह है, तुरंत बता देंगे रघुवीर सिंह। संग्रह में मुगलों के वैभव पराभव को गद्य काव्य के रूप में सहृदयता पूर्वक चित्रित किया गया है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला
और आदि के संबंध में लिखे गए निबंध भावात्मक शैली में उत्कृष्ट नमूने। तो रघुवीर सिंह को भी आप ध्यान रख सकते हैं, खास तौर से शेष स्मृतियां बड़ा ही फेमस रहा। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय जिनका जन्म 1893, निधन 1963 में हुआ। शिव पूजन सहाय पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला तीनों मतवाला मंडल के लेखक थे। अभी तक हम भारतेंदु मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन मतवाला मंडल की चर्चा की जा रही है, जिसमें शिव पूजन सहाय, बेचन पांडे शर्मा उग्र और निराला, इन तीनों का संबंध मतवाला से। जब आप देखते हैं कि मतवाला का जब भी जिक्र होता है, निराला का नाम आ जाता है। शिव पूजन सहाय संयोग से जिस कॉलेज में वर्तमान समय में मैं कार्यरत हूँ, उसमें पहले प्रोफेसर के तौर पर थे। और ये भी गर्व की बात है कि श्याम सुंदर वाले कैटेगरी में तो हम नहीं आ पाए, लेकिन शिव पूजन सहाय का जहाँ नाम लिखा गया है, उसी कैटेगरी में हमारा भी नाम आप देख पाएंगे, अभी दिखाऊंगा। शिव पूजन सहाय जो कि मतवाला मंडल के थे, सहाय जी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में तो खूब पूछा जाता है। भाषा के जादूगर कौन थे? शिव पूजन सहाय। उनके निबंधों का एक संग्रह कुछ नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी भाषा में एक प्रकार का अभिजात्य मिलता है, जबकि उग्र और निराला की भाषा में कुछ श्रृंखलता है। पर इन दोनों में सहाय जी की भाषा की अलंकृति और सानुप्रासिक पदावली की कृत्रिमता नहीं आई है। उग्र जी ने स्वच्छंदतावादी आदर्श और अभिजात्य को तोड़ा, इसलिए उनकी भाषा में गहरा पैनापन आ गया है। इस काल में विषय प्रधान निबंध प्रवणता के शिखर पर जा पहुंचे, परिणाम स्वरूप वैसे निबंधों का लिखा जाना बंद हो गया। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या कम है। कविता के क्षेत्र में जो वैयक्तिकता इस काल में आई, निबंध के क्षेत्र में वह बाद में पैदा हुई। जब भी वैयक्तिकता की बात की जाएगी तो आपको छायावादी काव्य ध्यान में आना चाहिए। कविता सबसे अधिक संवेदनात्मक विधा है। इसका पैना लेंस परिवर्तन को सबसे पहले पकड़ता है, यानी कि जो भी परिवर्तन सबसे पहले दिखाई पड़ता है या संवेदनात्मक बदलाव दिखाई पड़ता है, वो सबसे पहले कविता में दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे अन्य विधाओं में जाता है। निबंध में इसका प्रतिफलन बाद में होता है। बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंधों को। इसलिए छायावाद के बाद के काल में हिंदी निबंध अन्य दिशाओं की ओर मुड़ गया। जहां तक विचारात्मक निबंधों का सवाल है, समीक्षात्मक निबंध ही अधिक लिखे गए। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या काफी बड़ी है। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज आदि का समावेश भी निबंध में होने लगा। फिर भी संस्मरण, रेखाचित्र आदि की अपनी शिल्पगत विशेषताएं, और हमने बच्चन सिंह को आधार बनाते हुए संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि पर बातचीत की थी। और कुछ विधाओं को लेकर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन है, जो कि मैं अपने तरफ से कंफ्यूज नहीं किया हूँ। बच्चन सिंह ने जैसा लिखा है उसी के आधार पर प्रश्न बनाया हुआ। तो जो व्यक्ति इतना सोचता होगा, वो भला इन विधाओं के शैलीगत विशेषताओं में गड़बड़ी कैसे कर सकता है, ये भी सवाल है। हम वन लाइनर किताबों पर विश्वास तो कर लेते हैं, इधर उधर की किताबों पर विश्वास करते हैं, मूल किताबों को ही। आजकल का समय ही है कि जो सही बोलता है उसको झूठा साबित किया जाता है, और जो झूठ बोलता है उसको सही माना जाता है। बड़ा ही संक्रांति का काल चल रहा है। रेखाचित्र और रिपोर्टाज अपनी वस्तुनिष्ठता में संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से अलग हो जाते हैं। निबंध में, व्यक्ति व्यंजक निबंधों में किसी न किसी तरह इन सभी का समावेश हो जाता है। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। इतिहास के बदल जाने पर महापुरुषों के संस्मरणों द्वारा उनके मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला जाने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों प्रतिमा भंजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, त्यों-त्यों लोगों की दृष्टि लघुमानव की ओर भी गई। लघुमानव शब्द आप देखेंगे नई कविता के दौर की एक शब्दावली रही, और एक लोगों ने तो इस पर एक किताब ही लिखी, लघु मानव की बाने हिंदी कविता पर एक बहस। इन छोटे छोटे मनुष्यों के कुछ ऐसे मार्मिक पहलू उभारे गए जो तथाकथित महापुरुषों में नहीं दिखाई पड़ते। इन संस्मरणों में आदमी की बुनियादी इंसानियत को उभारने का प्रयास किया गया। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बतलाया कि छायावादी जितने भी कवि थे, उन्होंने निबंध लिखने का भी प्रयास किया। अतीत के चलचित्र में ऐसे ही मामलों में संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज अखबारी खबर का ही संवेदनात्मक रूप है। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसका है? रिपोर्टाज अखबारी खबर का ही संवेदनात्मक रूप है। इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जीविका, नई सामाजिक समस्या के बीच राह पाने की ललक हर जगह दिखाई पड़ती है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप देख रहे हैं, ललित निबंधों की जब भी बात की जाएगी या फिर सांस्कृतिक विरासत की बात की जाएगी, सबसे पहले नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया जाएगा। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लचीला और निरंतर विकासमान है। देश काल की नई से नई गत्यात्मक विचारधारा से वे अपने को सहज ही जोड़ लेते हैं। इस जोड़ का मतलब यह है कि वे अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को नए सिरे से समंजित करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। विद्वता और सहृदयता का संयोग विरल होता है। ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि आप विद्वान हो और सहृदय हो, इसका संयोग बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी में ये मौजूद है। यह संयोग या तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी में दिखाई पड़ता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी में। गुलेरी जी अतीत के व्यतीत पर कसकर प्रहार करते हैं। द्विवेदी जी प्रायः संस्कृति के गत्यात्मक आयामों को नवीनता से जोड़ते हैं। जो विगत हो गया है उसके लिए हार्दिकता का भाव होते हुए भी छोड़ना जरूरी समझते हैं। उसकी जगह पर नए बदलाव का स्वागत ही नहीं करते, बल्कि उसे धार भी देते। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, फुटज, आलोक पर उनके निबंधों के संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि सभी किसके निबंध हैं। तो कुछ का नाम आप पहले भी जानते रहेंगे, कुछ का नाम आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। यदि द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा का लेखा जोखा लेना हो तो कहना न होगा कि संघर्षों के कारण परवर्ती निबंधों में जीवन उन्मुखता और भी निखर उठी, मतलब जीवन की तरफ उनका ज्यादा झुकाव हो गया। अशोक के फूल, शिरीष का फूल, वसंत आ गया, आम फिर और आ गए के बाद वे कुटज और देवदारू की तलाश करते हैं। तो आपको इन्हीं तथ्यों को तलाशते हुए अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। अशोक, शिरीष और आम में उल्लसित आवेग सांस्कृतिक सम्मोहन बदलाव का चित्रण है, तो कुटज में जिजीविषा है। तो इन साहित्यकारों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, निबंधों से सीखने की जरूरत है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं निपोड़ता, जीता है और शान से जीता है। कुटज के अंदर जो जिजीविषा है, जो आत्म स्वाभिमान है, उसका जिक्र है। कहाँ से मिली है? अकुतो भयवृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। यह जिजीविषा, ये लौकिकता, सामूहिकता और वैयक्तिकता उनके निबंधों के मूल धर्म है। द्विवेदी जी ने पंडिताई अर्जित की है, किंतु मनुष्यता, सहजता उनकी प्रकृति है। इसलिए पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इतिहास, पुराण, साहित्य के गंभीर से गंभीर तथ्य को उठाते हुए वे उसे प्रायः गांव से संबद्ध करते हुए समसामयिकता से जोड़ देते हैं। अतः उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर छोड़ते हैं और न सहजता का बाना। एक चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हुए नजर आया कि जब भी मैं अपने घर जाता हूँ तो बीच में ही दुबे का छपरा या कुछ ऐसे नाम करके जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो दिखाई पड़ता है। मन में आता है कि एक बार जाऊं, जन्म स्थली को देखूं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए जा नहीं पाया कभी। उनके निबंधों की रचना प्रक्रिया में पांडित्य और सहजता का तनाव देखा जा सकता है, पर इस तनाव को पकड़ पाने के लिए पाठकों को भी पांडित्य के संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अभाव में निबंधों के सौंदर्य बोध को समग्रता से ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रायः उन्होंने संदर्भों को कालिदास की कृतियों से उठाया है, क्योंकि वे संदर्भ कृतियों के संदर्भ न होकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ हो जाते हैं। अशोक, शिरीष, सहकार, कुटज ऐसे ही संदर्भों को नई स्थितियों में रखकर संदर्भ को बदल देने का मतलब ललित निबंध। ललित निबंध का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन जब पुराने संदर्भों को नई स्थितियों में रखकर संदर्भ बदल देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसको कहा जाता है ललित निबंध। कहीं कहीं जब संदर्भों की बहुलता सहजता पर हावी हो जाती है तो तनाव की पकड़ ढीली पड़ती है, किंतु ऐसी जगह कम है। भाषा की लय, गुम्फित पदावली, विषयांतर, वस्तुओं के बिंबात्मक चित्र आदि निबंधों को एक तान अनुभूतिपूर्ण और संश्लिष्ट बना देते हैं। निबंधों जैसी विधा में द्विवेदी जी की भाषा को अपनी जमीन मिल जाती है। ललित निबंधों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने विचार परक, शोध परक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। इन्हीं के परंपरा से जुड़े हुए हैं विद्यानिवास मिश्र। गुलेरी द्विवेदी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने कालिदास, भवभूति, व्यास के काव्यार्थ आदि पर भी लिखा है, पर कहीं भी उसका लालित्य नहीं छूटता। उनके निबंधों का अपना रूप है, शैली है। उनके ललित निबंधों में विषयांतर नहीं है, कहन पद्धति। उनके संस्मरण, लोकमन, घुमक्कड़ी, बतकही काव्यशास्त्र का आह्लाद घोल है। ये कथन जरूर ध्यान रखिए, सब विद्यानिवास मिश्र के बारे में बच्चन सिंह कह रहे हैं। निबंधों के मूल में है करुणा, मानुष भाव,
मन का वैपुल्य, अनासक्त जिजीविषा, जिनमें भारतीय संस्कृति की अंतः सलीला का प्रवाह है, सब मिलाकर वे भगवत दृष्टि के सृजनात्मक निबंधकार हैं। जहां राजनीति मुखर है, निबंध कमजोर है। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, जीवन शिरीष की याद आई, आदि उनके निबंध संग्रह। जब विद्यानिवास मिश्र की बात हो तो कुबेरनाथ राय को कैसे छोड़ा जा सकता है। कुबेरनाथ राय ने भी इस परंपरा में अच्छे निबंध लिखे हैं। हास्य व्यंग्य निबंध लेखकों में वेढ़प बनारसी, हरिशंकर परसाई, केशव चंद्र वर्मा, शरद जोशी, रविन्द्र नाथ त्यागी आदि का नाम उल्लेख है। और इन लोगों को हम लोग कभी कभार ही पढ़ते हैं, तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रचनाओं को याद करके रखते हैं। इसके बावजूद भी एक ऐसा निबंधकार है जिसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और हमने तो इनकी दो दो ग्रंथावलियां भी रखी। हरिशंकर परसाई आरसे से व्यंग लिख रहे हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, आप तो मर चुके हैं, लेकिन जब बच्चन सिंह लिख रहे थे शायद रहे होंगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके व्यंग छपते रहते हैं। उनके व्यंग सामान्यतः मूल्यगत संगतियों से संबद्ध होते हैं, जो अंतर्विरोध है, जो कंट्राडिक्शन, उस पर संबद्ध रहते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक का पीढ़ीगत हो, किसी भी तरीके का, जहां पर विसंगतियां है, हैरानी, विडंबना, उसको प्रस्तुत करते हैं। उनका लक्ष्य प्रहार करना नहीं होता, वे धीरे से किसी किंतु नाटकीय ढंग से मूल्य के दलालों को नंगा कर देते। बहुत ही खास विशेषता है हरिशंकर परसाई की। भूत के पाव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी में उनके व्यंग लेख संग्रहित। तो ये थे हरिशंकर परसाई के कुछ खास निबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस लंबे वीडियो लेक्चर में भारतेंदु से लेकर अब तक के जितने भी निबंध लिखे जा रहे हैं और जो भी परिवर्तन हुए, सबको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप एक बैठक में पढ़े होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा कि आपने बातों ही बातों में पूरा निबंध ही पढ़ लिया। इसी तरीके से हमने आलोचना को पढ़ा दिया है, उपन्यास को भी 90% पढ़ा दिया है। तो बच्चन सिंह की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जरूर जाइए और उसको देखिए और पढ़िए और आनंद उठाइए। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।